हमने कल कहाँ तक पढ़ा था भला? लास्ट हमने क्या पढ़ा था? 4 गवर्नर। गवर्नर से पहले कोई भी उसका मुझे एग्जैक्ट नाम बताओ। प्रोडा एक्ट, अच्छा मतलब प्रोडा मतलब 1950 के अराउंड घूम रहे हैं हम अभी। अच्छा, ठीक है। प्रोडा पढ़ लिया था हमने 1949। अच्छा जी, अब क्या हुआ है? अच्छा, एक चीज तो सबसे पहले जो लिखो, एक चीज जो कल जौन सी है वो रह गई, इंपॉर्टेंट है, वो हमसे स्किप नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो स्किप हुई है तो उसको आज लिखो। वो ये है कि पाकिस्तान जब बना 1947 के अंदर, 15 अगस्त को हमने देखा, 15 अगस्त को कायदे आजम ने हल्फ उठाया, अब्दुल रशीद साहब ने उनसे हल्फ लिया। 15 अगस्त को ही लियाकत अली खान ने हल्फ उठाया और कायदे आजम ने उनसे हल्फ लिया। उस दिन सिर्फ कायदे लियाकत अली खान ने हल्फ नहीं उठाया था, बल्कि पाकिस्तान की फर्स्ट कैबिनेट ने भी 15 अगस्त को हल्फ उठाया था। जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान है, फर्स्ट कैबिनेट, उसने कब हल्फ उठाया? उसने भी 15 अगस्त को हल्फ उठाया 1947 को। ठीक हो गया? और वो कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पाकिस्तान की पहली कैबिनेट के अंदर कितने मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर्स थे। पहली कैबिनेट के अंदर कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। अब उन 7 मेंबर्स का मैं नाम लिख देता हूं। नाम लिखने के साथ जो है उनका जो ओहदा है वो मैं बोली जाऊंगा, आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाने। सबसे पहले एक चीज याद रख लो, जो आपका ये इंटरव्यू के लिए भी एक जनरल आपको ये पता भी होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूर प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ कैबिनेट। आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट का हिस्सा होता है। कैबिनेट का हिस्सा होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ योर कैबिनेट। जो आपकी कबीना होती है उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हिस्सा होता है। तो लियाकत अली खान सबसे पहले इस कैबिनेट का नंबर 1 बंदा कौन है? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान साहब कौन है? पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इनके पास कौन सा ओहदा था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का? ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे पहले पाकिस्तान के, फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और पाकिस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर भी यही थे, डिफेंस मिनिस्टर भी यही थे। और अभी तक लियाकत अली खान का आज हमने पढ़ना भी है, क्योंकि इनकी 16 अक्टूबर को इनकी डेथ हो जानी है। तो लियाकत अली खान अभी तक पाकिस्तान के 23 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब। तो 23 प्राइम मिनिस्टर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा टेन्योर, सबसे ज्यादा टेन्योर वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हमारे पास लियाकत अली खान। सबसे ज्यादा जिनका टेन्योर है वो हमारे पास कौन है? वो हमारे पास लियाकत अली खान है। सेकंड नंबर पर नवाज शरीफ साहब हैं। थर्ड नंबर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। ठीक है? तो कल मैंने जो आपको भेजा था, इसीलिए भेजा था ताकि आप लोग उसमें देख लो। और इसमें यूसुफ रजा गिलानी की कंफ्यूजन आती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बाद में क्लियर करवा दूंगा। बाद में मुझे याद करवाना, लेक्चर के एंड में यूसुफ रजा गिलानी वाला मसला मैं आपको हल करवा दूंगा। अच्छा जी, तो पीएम, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आपके कौन है? लियाकत अली खान। उसके बाद आपके आई चुंदरीगर साहब हैं। आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर साहब जो से हैं, इनके पास कॉमर्स की मिनिस्ट्री थी। आई चुंदरीगर साहब के पास कौन सी थी? कॉमर्स की और इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री किसके पास थी? आई चुंदरीगर साहब के पास। फिर अब्दुल रब निश्तर, सरदार अब्दुल रब निश्तर, सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब जो से हैं, इनके पास मिनिस्ट्री फ्रॉम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन के। ये किसके मिनिस्टर थे? कम्युनिकेशन के। ठीक है? आई चुंदरीगर किसके मिनिस्टर हैं? कॉमर्स के, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के। और अब्दुल रब निश्तर पहले मिनिस्टर किसके हैं? कम्युनिकेशन के। फिर राजा गजनफर अली खान, राजा गजनफर अली खान, राजा गजनफर अली खान साहब जौन से हैं, ये आपके फूड के, एग्रीकल्चर के, हेल्थ के जौन से हैं, ये मिनिस्टर थे। ये किसके मिनिस्टर थे? राजा गजनफर अली खान। ये फूड के, एग्रीकल्चर के और हेल्थ के मिनिस्टर थे राजा गजनफर अली खान। और यहाँ आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जोगिंदर नाथ मंडल। ठीक है? जोगिंदर नाथ मंडल। तो ये आपको पता है जोगिंदर नाथ मंडल जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी उसके इंटर्म गवर्नमेंट का भी हिस्सा थे, और उसमें भी ये क्या थे? लॉ मिनिस्टर। तो यहाँ भी ये क्या है? लॉ मिनिस्टर। मिनिस्टर लॉ के भी हैं और लेबर, लेबर एंड लॉ, लेबर प्लस लॉ, लेबर प्लस लॉ। ये जो आपके लेबर डिपार्टमेंट है, जो आपके जो मजदूर वगैरह इन सारों को देखता है, लेबर डिपार्टमेंट। तो लेबर प्लस लॉ के मिनिस्टर कौन थे? जोगिंदर नाथ मंडल साहब। ठीक हो गया? हाँ, वो कांग्रेस नहीं, वो कम्युनिकेशन सिर्फ रखो, उनका भी वो बाद में चेंज हुआ था उनका, उसको छोड़ो अभी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लियाकत अली खान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जोगिंदर नाथ मंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और थर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है गुलाम मोहम्मद। उनका क्या नाम है? गुलाम मोहम्मद। ये इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वजीर खजाना थे, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है? तैयार हो जाओ, आज गबीना फाइनल हो गई है, नाम आ गया सारे। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल है आपके, एहसन इकबाल साहब आपके डेवलपमेंट के वजीर हैं, वजीर हेल्थ अब्दुल कादर वो हैं, क्या कहते हैं, अब्दुल कादर है पटेल।
तो काफी सारे जो से हैं वो आपके नाम आ गए हैं, बल्कि सारे ही नाम आ गए हैं, 34 आ गए हैं, और बाकी आने वाले दिनों में बाकी भी आ जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, ये सारे आप लोगों ने याद करने हैं। अच्छा जी, तो गुलाम मोहम्मद साहब कौन से हैं? गुलाम मोहम्मद आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। और फिर एक और हैं लास्ट, फजलुर रहमान। लास्ट आपके पास क्या है? फजलुर रहमान। ये आज वाले मौलाना साहब नहीं आए, ये फजलुर रहमान। ये इंटीरियर मिनिस्टर थे, वजीर दाखिला, इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है, जो अंदरूनी सिक्योरिटी वगैरह और सारे हिसाब किताब देखता है। इंटीरियर मिनिस्टर कौन थे? फजलुर रहमान। और इनके पास एजुकेशन का भी चार्ज था। ठीक हो गया? इनके पास क्या चार्ज था? इनके पास एजुकेशन का भी चार्ज था। और ये हमारे पास 7 मिनिस्टर थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने पहली कबीना ने हल्फ उठाया। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान का एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोहम्मद जफरुल्लाह खान, एक भाई साहब थे जफरुल्लाह खान, बड़े जो है इंटेलिजेंट बंदे थे, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान की कबीना का हिस्सा बने। लेकिन वो कब बने? दिसंबर के अंदर। दिसंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर कुछ और वजीरों ने हल्फ उठाया, तो फिर दिसंबर के अंदर जो मोहम्मद जफरुल्लाह खान है, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, वो पाकिस्तान के फिर ऑफिशियल जोन से हैं, पहले फॉरेन मिनिस्टर बन गए। ठीक है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर फिर बन गए कौन? जफरुल्लाह खान। उससे पहले किसके पास था? अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वो लियाकत अली खान ही है। लेकिन अगर हम जो मिनिस्टर जिसको क्या कहते हैं मिनिस्ट्री दी गई, वो दिसंबर में दी गई, वो कौन थे? सर जफरुल्लाह खान थे। और ये पाकिस्तान के जोन से हैं फॉरेन मिनिस्टर बने दिसंबर में जाकर। ठीक है, तो ये जोन सा है आपने पाकिस्तान की पहली जो कैबिनेट थी, उसमें इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है, एक तो 7 कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। और अगर वैसे पूछ लिया जाए कि डिफेंस मिनिस्टर कौन था पहला, या फॉरेन मिनिस्टर पहला कौन था, तो अगर लियाकत अली खान की ऑप्शन होगी तो आपने वो चूज करना है। अगर लियाकत अली खान की ऑप्शन नहीं होगी तो फिर फॉरेन मिनिस्टर में आपने मोहम्मद जफरुल्लाह खान जोन से हैं, दिसंबर में इन्होंने हल्फ उठाया था, तो ये फिर पाकिस्तान के क्या बन गए थे? फॉरेन मिनिस्टर जोन से हैं वो बन गए थे। अच्छा जी, अब हम यहां से जरा थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमने क्या देखा था? अब हम जरा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं, चीजों की तरफ। कल हमने वन लाइनर ज्यादा किए थे। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बन गई, 69 मेंबर थे, फिर 79 हो गए। हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास हो गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो सा है ना, जब पास हुआ 12 मार्च को, तो 12 मार्च 1949 को 1949 को 24 मेंबर, ये जो चीज लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, 24 मेंबर एक कमेटी बनाई गई। 24 मेंबर, उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। अब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का क्या मकसद था? इसमें 24 मेंबर थे। ये ख्वाजा नाजमुद्दीन ने बनाई थी लियाकत अली खान साहब के कहने के ऊपर। और इसमें जो सा है 24 इसके मेंबर थे। और इसको जो हेड कर रहे थे, काफी जगह पर मौलाना शबीर साहब का भी नाम आता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उनका ज्यादा किरदार था। इसमें जो आपके नाइब वो थे, क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, मौलवी तमीजुद्दीन साहब जो से हैं, उनका इसमें बहुत ज्यादा रोल था, मौलवी तमीजुद्दीन साहब का। तो मौलवी तमीजुद्दीन साहब, और ये बनाई किसने थी? ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने बनाई थी। किसके कहने पर? लियाकत अली खान, क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। और इसका काम क्या था? इसका काम था कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का काम क्या था? टू फॉर्म, क्या कहते हैं, कंसेंसस डेवलप करना। किसके लिए? कि कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कंसेंसस डेवलप करना। और ये बैठे 24 रुकन, इन्होंने मिलकर क्या किया? इन्होंने 28 सितंबर 1950 के अंदर इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट पेश कर दिया। पूछा, ये सारे सवाल हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का कब पेश किया गया? 28 सितंबर 1950 को फर्स्ट बेसिक जो प्रिंसिपल कमेटी बनी थी, 24 रुकनी कमेटी, उसने अपना पहला ड्राफ्ट जो था 1950 के अंदर पेश कर दिया। और फिर इसका सेकंड ड्राफ्ट, उसके ऊपर इत्तेफाक ना हुआ, तो फिर जो सेकंड ड्राफ्ट था वो पेश हुआ। सेकंड ड्राफ्ट आपका पेश हुआ 22 दिसंबर 1952 के अंदर। ये क्या है? सेकंड ड्राफ्ट है। ये क्या है? सेकंड ड्राफ्ट है। अब यहाँ सेकंड ड्राफ्ट तक रुको। सेकंड ड्राफ्ट जो सा है ये भी इसमें पेश हुआ। अब यहाँ मसले क्या आ रहे थे? यहाँ मसले ये आ रहे थे कि एक साइड पे हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान था, और दूसरी साइड पे वेस्ट पाकिस्तान था, जिसके अंदर पंजाब था, सूबा सरहद था, और सूबा सिंध था, और बाकी हमारे पास कुछ रियासतें थी। अब मसला ये था कि पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन वाइज जो सा है वो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान हमसे ज्यादा था, लेकिन रकबे वाइज हमारा जो पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, ये ज्यादा था। तो अब यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, उसमें मसले मसाइल थे बहुत ज्यादा। सीटें किसको ज्यादा मिलेंगी, किसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी, लैंग्वेज क्या होगी। आपको पता है कि उर्दू और बंगाल का
कायदे आजम ईस्ट पाकिस्तान जाकर कह आए थे कि पाकिस्तान की सिर्फ एक ही जुबान होगी और वो होगी उर्दू, बंगाली जो है वो पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं होगी, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक रिजेंटमेंट पाई जाती थी, एक उनके अंदर गुस्सा पाया जाता था। और यही सारी चीजें थी जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मसला आ रहा था कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी जानी है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट आया, रिजेक्ट हो गया, सेकंड ड्राफ्ट आया, वो भी क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान जो सा है हमारे पास 16 अक्टूबर 1951 को 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान असैसिनेटेड, उनको रावलपिंडी के अंदर जो सा है रावलपिंडी के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया, उनको असैसिनेट कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। फैज अकबर अफगानी ने, किसने किया, फैज अकबर अफगानी ने फैज अकबर अफगानी ने लियाकत अली खान को, शहीद मिल्लत जिनको कहा जाता है, उनको रावलपिंडी बाग के अंदर क्या कर दिया, जिसको अब क्या कहा जाता है, उसको अब लियाकत अली खान के नाम के ऊपर लियाकत बाग कहा जाता है, जहां बीबी भी शहीद हुई थी। तो वहां जो है इनको शहीद कर दिया गया। और कब किया गया, 16 अक्टूबर 1951 को। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर शहीद हो गया 1951 16 अक्टूबर के अंदर। और अभी क्या है 1950, ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन रही है। और यहाँ अब क्या है, यहाँ अगर हम देखें तो 1951 के अंदर यहाँ और क्या हो चुका है, कायदे आजम की डेथ हो चुकी है। तो कायदे आजम की जो डेथ हो चुकी है, तो हमने देखा था कि सेकंड हमारे पास गवर्नर कौन बने, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अब ख्वाजा नाजिमुद्दीन सेकंड गवर्नर हैं हमारे, और उस वक्त लियाकत अली खान की डेथ हो जाती है। उस वक्त क्या हो जाती है, लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर आपने याद रखना है कि जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे वो पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिम, सिर्फ नाजिम लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठा लेते हैं 17 अक्टूबर को। और जो इनकी जगह खाली होती है, वहां थर्ड गवर्नर कौन आ जाते हैं, वो हमने कल देखा था, वो गुलाम मोहम्मद साहब आ जाते हैं। थर्ड गवर्नर ऑफ पाकिस्तान अब कौन आ जाएंगे, गुलाम मोहम्मद साहब। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, 17 अक्टूबर को गुलाम मोहम्मद गवर्नर आ जाते हैं, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट गवर्नर हैं। और 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान की शहादत के बाद 17 अक्टूबर को ही प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं ख्वाजा नाजिमुद्दीन, जो कि उस वक्त गवर्नर थे। और साथ कॉन्स्टिट्यूशन का मसला चल रहा है, साथ क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो मसला चल रहा है। सेकंड ड्राफ्ट आ चुका है और उसको किसी ने घास नहीं डाली। अब इसी दौरान क्या होता है, 1952 के अंदर एक वीट क्राइसिस आ जाता है। वीट क्राइसिस, ये सवाल भी पूछा जाता है कि वीट क्राइसिस किसके दौर में आया था, तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन के दौर के अंदर वीट क्राइसिस, आप गंदम का बहरान पैदा हो जाता है 1952 के अंदर। 1952 के अंदर जो है ये आपका 1952 के अंदर जो है ये आपका 1952 के अंदर जो है आपका वीट क्राइसिस ख्वाजा नाजिमुद्दीन के दौर के अंदर आ जाता है। अब यहाँ मसला क्या होता है, अब यहाँ 2-3 मसले होंगे। अब ख्वाजा नाजिमुद्दीन को घर जाना पड़ेगा। अब ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जो से है ना, ख्वाजा नाजिमुद्दीन वो घर जाएंगे 1953 के अंदर। अब यहाँ मसले क्या चल रहे हैं, 2-3, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रही, जो ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं वो नहीं मान रहे, मुल्क के हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं, वीट क्राइसिस है मुल्क के अंदर। और इसी दौरान एक नया क्राइसिस जन्म लेगा, वो होगा फेब में स्टार्ट होता है, फेब से लेकर मई तक आपका रहता है, फेब से लेकर मई तक 1953 अहमदी राइट्स। अहमदी जो से हैं, जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो से हैं नॉन मुस्लिम, जिनको करार दिया गया, ठीक है, जिनको हमारे यहाँ लोग किस नाम से जानते हैं, कादियानी, ठीक है। कादियानी जो से हैं वो क्या है, वो बेसिकली जो से हैं वो इंडिया का एक इलाका है कादियान, वहां से उनका ताल्लुक है। लेकिन वो आप खुद को क्या कहलाते हैं, वो अपने खुद को अहमदी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अहमदी कहलाते हैं। और उनका एक सब ग्रुप जो लाहौर के अंदर रहता था, जिनको लाहौरी ग्रुप कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी कादियानी नहीं रहता, पाकिस्तान के अंदर लाहौरी ग्रुप रहता है, जो अपने आप को अहमदी और लाहौरी ग्रुप कहते हैं। उनका ताल्लुक कहां से था, उनका ताल्लुक जो लाहौर से, अब कादियान से जो जिनका ताल्लुक है वो अपने आप को क्या कहलाते हैं, कादियानी कहलाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो अहमदी लाहौर के अंदर रहते थे, वो अपने आप को क्या कहलाते थे, लाहौरी कहलवाते थे, लाहौरी ग्रुप, ठीक है। तो वो जो लाहौरी ग्रुप था, जो अहमदी ग्रुप थे यहाँ, उसमें क्या हुआ, उनके खिलाफ जो है पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे शुरू हुए, और जिसकी वजह से लाहौर के अंदर जो उनका लाहौरी ग्रुप था, उनको जो है मारा गया। उनको क्या किया गया, मारा गया, दंगे फसाद शुरू हुए। और वो कब शुरू हुए, 1953 के अंदर। 1953 के अंदर जो है ये दंगे फसाद शुरू हुए। और उसकी वजह से क्या हुआ, लाहौर के अंदर क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था, तो 6 मार्च 1953 के अंदर, 6 मार्च 1953 के अंदर लाहौर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। लाहौर के अंदर सिविलियन मार्शल लॉ, ये कौन, ये दूसरा वो नहीं था मार्शल लॉ जिसमें फौज आ जाती है, इसमें फौज आती है लेकिन हुकूमत की
हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर मार्शल लॉ लगाया गया कि सारा कंट्रोल लाहौर का किसको दे दिया गया, सारा लाहौर का कंट्रोल जो है वो फौज को दे दिया गया, क्योंकि हंगामे बहुत ज्यादा हो रहे थे, फसाद हो रहे थे। तो मुल्क के अंदर पहला मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ कब लगा? 1953 के अंदर, और ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब के कहने के ऊपर लगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये जब मार्शल लॉ लगा, ये सारी चीजें हो गई, तो एक जमात इस्लामी के जो फाउंडर हैं, जमात इस्लामी एक बड़ी जमात है, उसके एक फाउंडर हैं जमात इस्लामी के, ये नाम पूछा जाता है कि जमात इस्लामी के फाउंडर कौन है, तो जमात इस्लामी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मौदूदी, ठीक है। मौलाना मौदूदी साहब जो हैं ये जमात इस्लामी के फाउंडर हैं, तो इनको 1953 के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये सवाल भी पूछा गया कि मौलाना मौदूदी साहब को अरेस्ट कब किया गया था? तो मौलाना मौदूदी साहब जो कि जमात इस्लामी, जिसके आजकल अमीर कौन है? सिराजुल हक साहब, आजकल जमात इस्लामी के अमीर या उनके सरबराह कौन है? सिराजुल हक साहब। तो उन्हीं की फाउंडर जो से हैं वो कौन है? मौलाना मौदूदी साहब। तो मौलाना मौदूदी साहब जो से हैं 1953 के अंदर अहमदी राइट्स के बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और मुल्क के हालात जो से और खराब हो जाते हैं। तो इसी दौरान जो सा है, जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब को कहते हैं कि भाई आपसे हालात नहीं समझ रहे, तो आप ऐसे करो, आप घर जाओ। 11 अगस्त 1953 को ख्वाजा निजामुद्दीन फायर्ड, उनको ओहदे से हटा दिया जाता है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो दूसरा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, उसको 2 साल बाद, अप्रोक्सीमेटली 2 साल बाद, उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। उसकी बेसिक रीजन क्या होती है? अहमदी राइट्स। जो अहमदी राइट्स होते हैं, उसकी वजह से मुल्क में जो अनारकी फैल जाती है, उसकी वजह से ख्वाजा नाजिमुद्दीन को मुल्क में हटा दिया जाता है। जब ख्वाजा नाजिमुद्दीन को हटाया जाता है, तो उसके बाद थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अली बोगरा। उनका क्या नाम है? मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा साहब जब पाकिस्तान आते हैं, आजकल इंपोर्टेड गवर्नमेंट के बड़े नारे लग रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के फर्स्ट इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। लिखना लेना, ये वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो पाकिस्तान के पहले इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर कैसे थे कि ये उस वक्त यूएस के अंदर एम्बेसडर थे, ये बाहर के मुल्क में ही ज्यादातर रहे थे, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, और इनको पाकिस्तान इंपोर्ट करके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया। जब ये पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर लगे, उससे पहले ये कौन थे? ये एम्बेसडर थे। ये कौन थे? एम्बेसडर थे, एम्बेसडर ऑफ यूएसए, पाकिस्तान की तरफ से यूएसए के ये एम्बेसडर थे। ये सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद अली बोगरा वजीर आज़म बनने से पहले क्या थे? तो वो एम्बेसडर थे यूएसए के, और उनको पाकिस्तान का जो है तीसरा प्राइम मिनिस्टर जो है मोहम्मद अली बोगरा साहब को लगा दिया गया। अब मोहम्मद अली बोगरा साहब जब आए, तो मोहम्मद अली बोगरा साहब के दौर के अंदर, अब हमने सेकंड ड्राफ्ट देखा था 1952 तक सेकंड ड्राफ्ट आया था, जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया था। तो मोहम्मद अली बोगरा के दौर के अंदर थर्ड ड्राफ्ट आया, इनके दौर के अंदर थर्ड ड्राफ्ट आया। उसी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो बेसिक कमेटी बनी थी, प्रिंसिपल कमेटी, उसका जो थर्ड ड्राफ्ट आया, वो कब आया? वो 7 अक्टूबर, वो 7 अक्टूबर 1953, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 7 अक्टूबर 1953। जी जी, पाकिस्तान की तरफ से ये एम्बेसडर थे, एम्बेसडर ऑफ यूएसए फ्रॉम पाकिस्तान। तो 7 अक्टूबर 1953 को थर्ड ड्राफ्ट आया, और इस थर्ड ड्राफ्ट का एक नाम पूछा जाता है। इसको किस फार्मूले से याद किया जाता है? इसको बोगरा फार्मूला कहा जाता है, बोगरा फार्मूला। थर्ड ड्राफ्ट का दूसरा नाम क्या है? थर्ड ड्राफ्ट को बोगरा फार्मूला कहा जाता है। और बोगरा फार्मूला क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोगरा साहब थे, तो उन्होंने इसके अंदर इनपुट दी, उन्होंने एक तजवीज दी। उन्होंने जो तजवीज दी, वो तजवीज क्या थी? उन्होंने तजवीज ये दी कि हम जो उनसे हैं सीटें डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन की बेस के ऊपर। जो बोगरा फार्मूला आया, जिसको थर्ड ड्राफ्ट कहते हैं, जो कि 7 अक्टूबर 1953 को आया, उसमें क्या था? उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम ऐसे करते हैं, हम जो नेशनल असेंबली है, हम ऐसे करते हैं, 2 हाउस बनाते हैं, एक होगा हमारा नेशनल असेंबली, एक हमारे पास नेशनल असेंबली, और दूसरा होगा सेनेट, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारे पास? सेनेट। जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली के अंदर हम ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीटें दे देंगे, और सेनेट के अंदर जो सा है, सेनेट के अंदर हम जो सा है वेस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीटें दे देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? वेस्ट पाकिस्तान को सेनेट में ज्यादा सीटें दे देते हैं, ईस्ट पाकिस्तान को नेशनल असेंबली के अंदर ज्यादा सीटें दे देते हैं। और ये क्या है, इसी तरह पॉपुलेशन के हवाले से जो ज्यादा सीटें चाहिए ईस्ट पाकिस्तान को, उनका मुतालबा भी हो जाएगा जायज। मतलब कि दोनों पार्टीज जो सी खुश हो जाएंगी, ईस्ट पाकिस्तान को सेनेट में, ईस्ट पाकिस्तान वालों को नेशनल असेंबली के अंदर ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, और वेस्ट पाकिस्तान को सेनेट में मिल जाएंगी, तो दोनों पार्टीज खुश हो जाएंगी। तो ये बोगरा फार्मूला था, जो कि काफी ज्यादा क्या किया गया? पसंद किया गया। ये क्या था? बोगरा फार्मूला था, जो कि काफी ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन इसके ऊपर भी बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। अब वो जो आगे बात नहीं बढ़ सकी, उसकी क्या वजह हुई, वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ क्या हुआ? अभी जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं, जो कि तीसरे गवर्नर थे, वही चल रहे हैं। इसी दौरान क्या होता है, ये जो आपका क्या कहते हैं,
इसी दौरान क्या होता है कि आपका एक दिन आता है जो कि पाकिस्तान की तारीख में, जिसको क्या कहते हैं, बहुत बुरे उससे याद रखा जाता है। वो क्या है? वो आपका ये है कि 14 अक्टूबर 1954, 14 अक्टूबर 1954 को जो आपकी पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जो कि 26 जुलाई को आपकी बनी थी, जिसमें हमने देखा 69 मेंबर्स थे, फिर 79 मेंबर्स हो गए, उसको क्या कर दिया गया? उसको डिसॉल्व्ड कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, डिसॉल्व्ड बाय गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद। और ये जो असेंबली को तोड़ा गया, उस वक्त उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट या स्लैश स्पीकर कौन थे? उसके स्पीकर का नाम था मौलवी तमीजुद्दीन। उनका क्या नाम था? मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन साहब की असेंबली जो उनसे थी, जिसके वो स्पीकर थे, उसको गुलाम मोहम्मद ने क्या किया? 1954 14 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली को तोड़ दिया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उर्दू में क्या कहते हैं? दस्तूर साज असेंबली। तो जब इस असेंबली को तोड़ा गया, इसकी वजह यह थी कि जो असेंबली थी ये गुलाम मोहम्मद साहब को हटाना चाहती थी। तो गुलाम मोहम्मद साहब को पता लग गया, तो गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई आप मुझे क्या हटाओगे, मैं आप लोगों को हटा देता हूँ। तो फिर क्या हुआ? फिर यही केस था, ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सॉरी फेडरल कोर्ट के अंदर, फेडरल कोर्ट। यहां एक चीज और याद रखो फेडरल कोर्ट के बारे में, फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहां एक छोटी सी एक चीज लिख लो, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी 1937 के अंदर, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी 1937 के अंदर। और पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये कब तक चली फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? ये 1956 तक रही। 1956 का जब आइन बना, 1956 के आइन तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और 1956 के आइन के अंदर उसका नाम बदलकर उसको क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपने याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब बनी थी, तो 1956 के आइन के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया। और उसमें क्या कहा गया? उसको ये कहा गया कि अब इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा। तो उस वक्त जब ये असेंबली डिसॉल्व की गई, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसके जो चीफ जस्टिस थे उसका नाम था जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुनीर अहमद। और जस्टिस मुनीर से आपको याद आना चाहिए, जो मैंने आपको बाउंड्री कमीशन, रेड क्लिफ कमीशन पढ़ाया था, 9 मेंबर्स थे उसमें। तो उसमें जो पंजाब की तरफ से एक मेंबर थे, उसमें जस्टिस मुनीर भी थे। ये वही जस्टिस मुनीर हैं जो कि रेड क्लिफ कमीशन के अंदर पंजाब की तरफ से मेंबर थे, जस्टिस मुनीर। तो जस्टिस मुनीर ने क्या किया? जस्टिस मुनीर यहां लेके आए नजरिया जरूरत, जिनको कहते हैं डॉक्ट्रेन ऑफ निसेसिटी, निसेसिटी, नजरिया जरूरत। ठीक है, आज भी, आजकल भी आपने देखा था, अभी जो पिछले दिनों असेंबली का मसला चल रहा था, तो उसमें नजरिया जरूरत की बड़ी हर जगह बात गश्त चल रही थी कि नजरिया जरूरत नहीं होना चाहिए। तो नजरिया जरूरत की सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर दाग बेल किसने डाली? उसकी शुरुआत की वो जस्टिस मुनीर अहमद ने की, जो कि फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त चीफ जस्टिस थे। और नजरिया जरूरत है क्या? नजरिया जरूरत ये है कि मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर आप ये कहो कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है, लेकिन आप उसको कहो कि भाई अब हो गया तो कोई मसला नहीं है, मिट्टी पाओ। ठीक है, शुजात हुसैन की जुबान के अंदर मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ और आगे का सोचो। तो इन्होंने क्या कहा कि असेंबली टूटी थी, जो कि गैर आईनी इकदाम था, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब टूट गई है, और उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन दी कि ये उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। तो ये जो उनका फैसला था, इसको क्या कहा गया? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, कि उन्होंने नजरिया जरूरत का सहारा लिया है और एक गैर आईनी इकदाम की क्या कर दी? तौसीक कर दी। और उसके बाद से हमारी अदलिया में हम देखते हैं बहुत सारे मामला ऐसे हुए जो कि नजरिया जरूरत के तहत जो हैं वो हुए। ठीक है, तो सबसे पहले नजरिया जरूरत किसने दिया था, ये सवाल पूछा जाता है, तो जस्टिस मुनीर अहमद ने। तो ये जो असेंबली थी, इसको बहाल नहीं किया गया, इस असेंबली को क्या किया गया? बहाल नहीं किया गया। और फिर हम देखेंगे कि जो असेंबली का जो किरदार था, जिसने पहली पाकिस्तान का कानून बनाना था, वो असेंबली तहलील हो गई। तो अब फिर एक नई असेंबली बनेगी, वो कब बनेगी वो अब हम अभी आगे देखेंगे। अभी इसी दौरान के अंदर और क्या चीजें हो रही थी? अब इसी दौरान के अंदर एक तो पाकिस्तान के अंदर 1 यूनिट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब 1 यूनिट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो 1 यूनिट सिस्टम क्या था? 1 यूनिट सिस्टम जो सा है, जब असेंबली टूट गई तो नवंबर 1954 के अंदर, नवंबर 1954 के अंदर 1 यूनिट का बिल जो सा है वो असेंबली में पेश किया गया। 1 यूनिट बिल इन असेंबली, इसको असेंबली के अंदर पेश किया गया। अब
काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि असेंबली तोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 1 यूनिट बिल जो सा है, और ये कौन सा है, किस असेंबली के अंदर पेश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो टूट गई थी ना उस वक्त, तो ये जो सा है असेंबली जो प्रोविंशियल असेंबली थी, सिंध हो गई, पंजाब हो गया, ठीक है, NWFP हो गया, NWFP हो गया, उन असेंबलीज के अंदर इसको पेश किया गया था, उन असेंबलीज के अंदर इनको पेश किया गया था, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर। और ये जो मैंने आपको बताया कि गुलाम मोहम्मद ने मौलवी तमीजुद्दीन को हटाया, असेंबली तोड़ी पाकिस्तान की दस्तूर साज, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 1 यूनिट को इंप्लीमेंट करना था। 1 यूनिट क्या है वो भी बता देता हूं अभी। तो 1 यूनिट को इंप्लीमेंट करना था, इसके लिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो इसकी इजाजत ना देती, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 यूनिट को उन्होंने असेंबली को तोड़ दिया और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर इनको पास कर दिया कि 1 यूनिट जो सा है, 1 यूनिट जो सा है, इसको बिल हम पेश करते हैं, आप लोग क्या करो 1 यूनिट बना लो। और जब ये 1 यूनिट का बिल पेश किया गया, उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के कौन थे, मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा साहब प्राइम मिनिस्टर थे जब ये बिल पेश किया गया। अब 1 यूनिट क्या है, अब हम देख लेते हैं 1 यूनिट क्या है। अब देखो पाकिस्तान क्या था बना, हमने देखा मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान था। वहां क्या था, ईस्ट, हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान था, और यहाँ क्या था, ये एक एक हिस्सा था, एक सूबा था, यहाँ क्या था, पंजाब था, NWFP था और सिंध था, और बाकी प्रिंसली स्टेट थी, बाकी क्या थी, प्रिंसली स्टेट थी, खैरपुर हो गया, कलात हो गया, बहावलपुर हो गया, डिफरेंट हमारे पास जो सवात की वो स्टेट हो गई, डिफरेंट स्टेट्स थी हमारी प्रिंसली। तो 1 यूनिट में क्या हुआ, इन सारों को 1 प्रोविंस, एक सूबा बना दिया गया। इन सबको क्या कहा गया, आज से आप लोग जो से हैं, आज से आज आप लोग एक सूबा हो, मतलब ये जो आज का पूरा पाकिस्तान है, इसको एक सूबा कह दिया गया, और इसका एक गवर्नर, इसका एक गवर्नर लगा दिया गया, और इसका एक CM, चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया। इसको क्या कहते हैं, पैरिटी, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, पैरिटी, पैरिटी का असूल, PARITY, पैरिटी का असूल का क्या मतलब, इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसे आई, उन्होंने ये कहा कि इसकी ये एग्जांपल देख लो कि हम ये कहते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक या एक, दो स्टूडेंट्स के नंबर लिए, एक के 30 नंबर हैं, एक के 100 नंबर हैं, तो अब आपने दोनों को बराबर करना है, तो आप दूसरे स्टूडेंट को ये कहो जिसके 40 नंबर हैं या 30 नंबर हैं कि आप भी 80-90 लो, आप जो दूसरे जिसके 100 नंबर है आप उसे कहो कि भाई आप पढ़ना छोड़ दो और आप 40 पे आ जाओ। आपने क्या किया, बजाय इसके कि ईस्ट पाकिस्तान को उनके जो ग्रीवेंसेस थे, उनके जो मसाइल थे वो हल करते, आपने जो वेस्ट पाकिस्तान था उन सब प्रोविंसेस को जोड़कर एक प्रोविंस बना दिया, और इसको क्या कहते हैं, 1 यूनिट सिस्टम। और ये 1954 के अंदर क्या किया गया, इसका आइडिया आया बोगरा साहब के अंदर, और इसको क्या किया गया 1955 के अंदर, 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट इंप्लीमेंट हो गया। 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट इंप्लीमेंट हो गया। और यहां एक चीज मैं अभी बता देता हूं, पहले ये लिख लो। अब 1 यूनिट इंप्लीमेंट हो गया, तो जब 1 यूनिट इंप्लीमेंट हो गया तो फिर यहां क्या था, मुश्ताक गुरमानी साहब जो से हैं, मुश्ताक गुरमानी, ये पहले गवर्नर बने किसके, 1 यूनिट ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान के, ये किसके, वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी वेस्ट पाकिस्तान ही है। और चीफ मिनिस्टर कौन बने, जिनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गुरमानी साहब का नहीं पूछा जाता, लेकिन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर खान साहब, डॉक्टर खान साहब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कौन थे, खान साहब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान थे। यही तो समझा रहा हूं कि नहीं, 2 यूनिट बने, 2 यूनिट, 1 यूनिट का क्या मतलब है कि 2 यूनिट बने, देखो मैं चलो समझा देता हूं, 2 यूनिट बने, 1 यूनिट का क्या मतलब था, 2 यूनिट बने, एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, 2 सूबे बन गए। इसके अंदर क्या था, आपका पंजाब आ गया, सिंध आ गया, सूबा सरहद आ गया, ठीक है। और ईस्ट के अंदर ये आपका पूरा जो बंगाल का था, ये 2 पार्ट्स बन गए, ठीक है। ये 2 जोन से हैं आपके मुल्क को डिवाइड कर दिया गया 2 सूबों के अंदर, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान था और एक आपका क्या है, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, ठीक है। और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या था, आपका मुश्ताक गुरमानी को पहला गवर्नर बनाया गया 1 यूनिट बनने के बाद, और दूसरा क्या है, यहाँ किसको बनाया गया, दूसरा यहाँ जौन सा है वो बनाया गया, अल्लाह भला करे आपका, डॉक्टर खान साहब को पहला चीफ मिनिस्टर। और याद रखिएगा मोहम्मद अली बोगरा साहब जौन से हैं, मोहम्मद अली बोगरा साहब सितंबर 1955 तक जौन से हैं, सितंबर 1955 तक बोगरा साहब प्राइम मिनिस्टर रहे। और बोगरा साहब ने क्या किया, बोगरा साहब ने 1 यूनिट सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि बोगरा साहब को कि अब आप घर जाओ। तो क्या हुआ, 30 सितंबर 1955 को चौधरी मोहम्मद अली, पहले क्या है, मोहम्मद अली बोगरा,
जिसका नाम है मोहम्मद अली बोगरा, ये है चौधरी मोहम्मद अली। तो इस चौधरी मोहम्मद अली जो सा ये 30 सितंबर 1955 के अंदर ये पाकिस्तान का चौथा प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये पाकिस्तान का चौथा प्राइम मिनिस्टर बन गया। और इसी के दौर के अंदर क्या हुआ, इसी के दौर के अंदर 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट हमने क्या देखा, इंप्लीमेंट हो गया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि 1 यूनिट जब इंप्लीमेंट हुआ उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो 1 यूनिट जब इंप्लीमेंट हुआ उस वक्त पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर कह रहा हूं, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था चौधरी मोहम्मद अली। उसका क्या नाम था? चौधरी मोहम्मद अली। और उससे पहले हमने देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो सी है उसको हमने क्या किया, उसको जो सा है हमने 7 साल बाद, क्योंकि वो 1947 के अंदर बनी थी और 1947 के बाद हम देखें तो ये 7 साल बनते हैं। 7 साल के बनने के बाद 1954 के अंदर गुलाम मोहम्मद, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये चौधरी मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर है और गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल है जिसने असेंबली तोड़ी है। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली कब टूटी? 7 साल। ये सवाल पूछा जाता है कितने सालों के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टूट गई? तो हमने देखा 26 जुलाई 1947 में बनी और कब टूटी? 14 अक्टूबर 1954 के अंदर। तो ये कितने साल बनते हैं? 47 से लेकर 54 तक 7 साल। तो 7 साल अपने बनने के बाद पाकिस्तान की पहली दस्तूर सार असेंबली जो है उसको क्या कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। अब यहां तक क्या हो गया, मोहम्मद अली बोगरा साहब आ गए, चौधरी मोहम्मद अली आ गया। और क्या हुआ, अब हमारे पास नेक्स्ट हम यहां से आगे मूव करेंगे। और यहां एक और चीज याद रख लो कि जो मोहम्मद अली बोगरा है, मोहम्मद अली बोगरा के दौर के अंदर जो सा है, जो आपका क्या कहते हैं, अयूब खान है। अयूब खान जो कि 1951 के अंदर पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ बने थे, तो वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ये पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ कि मोहम्मद अली बोगरा के दौर के अंदर 1954 के अंदर अयूब खान जो सा है, अयूब खान जो कि सर्विंग आर्मी चीफ हो, ठीक है, सर्विंग आर्मी चीफ हो, वो डिफेंस भी रहे चीफ, वो क्या रहे, ये वो वजीर दिफा भी रहे। तो ये अयूब खान साहब थे जो कि पाकिस्तान के सर्विंग कमांडर इन चीफ भी थे। और मोहम्मद अली बोगरा के दौर के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि किसकी कैबिनेट के अंदर अयूब खान जो से हैं वो दिफा के वजीर रहे हैं। तो ये मोहम्मद अली बोगरा के दौर के अंदर ये वजीर दिफा भी रहे हैं। और चौधरी मोहम्मद अली जो से हैं ये पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट को देख के आओ। प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये पाकिस्तान के 4th प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब यहां क्या होगा, अब हम आगे जाएंगे, हमारी सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, हमारी सेकंड दस्तूर साज असेंबली बनेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ इंटरनेशनली कुछ वाकयात होंगे इसी दौर के अंदर 54-55 के अंदर। हम पहले देख चुके हैं कोल्ड वार का एरा कि किस तरह एक साइड पे अमेरिका था और दूसरी साइड पे सोवियत यूनियन था, और उनके दरमियान क्या थी, एक कोल्ड वार जो थी वो चल रही थी। उनके दरमियान क्या थी, कोल्ड वार चल रही थी। और इसी दौरान पाकिस्तान उस कोल्ड वार में किसका हिस्सा बना? पाकिस्तान ने अमेरिका का कैंप ज्वाइन कर लिया। उस कोल्ड वार के अंदर पाकिस्तान ने कौन सा कैंप ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने अमेरिका का जो सा है वो कैंप ज्वाइन किया था। तो वो जो अमेरिका का पाकिस्तान ने कैंप ज्वाइन किया था, तो उसमें कुछ ट्रीटीज हुई। वो क्या थे? मिलिट्री अलायंसेस थे। क्या थे? मिलिट्री अलायंसेस थे। तो पाकिस्तान ने 2 मिलिट्री अलायंसेस ज्वाइन किए, एक 1954 के अंदर और एक था 1955 के अंदर। ये इसी तरतीब में आपने याद रखना है। एक का क्या नाम था? सीटो, और एक का नाम था सेंटो। एक का क्या नाम है? सीटो, और एक का नाम है सेंटो। अब सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साउथ ईस्ट ट्रीटी और ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेंटो क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल सा है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। और इसको सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बगदाद पैक्ट। ये सारे सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं। बगदाद पैक्ट, सेंटो का क्या नाम है? बगदाद पैक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये ट्रीटीज बनी, ये क्या थे? ये कोल्ड वार की ट्रीटीज थी जिसमें ये अमेरिका ने बनाई थी, मिलिट्री अलायंसेस थे, और पाकिस्तान इनका हिस्सा बना। पाकिस्तान जो सा इनका हिस्सा बना। और पाकिस्तान इनका हिस्सा कब बना? पाकिस्तान ने सीटो कब ज्वाइन किया? 1954 के अंदर। और सेंटो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 1955 के अंदर। पाकिस्तान ने सीटो कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने सीटो ज्वाइन किया 1954 के अंदर। और सेंटो जो सा है वो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने 1955 के अंदर जो सा है वो ज्वाइन किया। सीटो सेंटो, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको क्या कहते हैं याद रखना है, कोई इसका बना लो, सीट क्या कहते हैं, सीट पे बैठ के बंदा कोई सेंट लगा रहा है, ठीक है, सीट पहले आता है फिर सेंट आता है, तो इस तरह का कुछ बना लो कि पहले सीटो है
फिर सेंटो है। तो 1954 में सीटो को ज्वाइन किया और 1955 के अंदर पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन किया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या बगदाद पैक्ट को ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर पाकिस्तान ने इसको आगे छोड़ भी दिया, ये हम साथ ही लिख लेते हैं, बाद में रिपीट भी हो जाएंगे। तो सीटो को पाकिस्तान ने पहले ज्वाइन किया तो पाकिस्तान छोड़ेगा सीटो को पहले, इस तरह याद रखना है। सीटो को पहले ज्वाइन किया तो सीटो को 1973 के अंदर पाकिस्तान छोड़ेगा, और सेंटो को पाकिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था, तो सेंटो जोन सा है इसको पाकिस्तान 1979 मई के अंदर 1979 के अंदर पाकिस्तान ने सेंटो को भी छोड़ दिया था। ठीक हो गया। 1979 के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया था, सेंटो जोन था इसको, क्योंकि ये उस वक्त मिलिट्री अलायंसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, इनकी इतनी वैल्यू भी नहीं थी, तो ये बस आपने याद रखना है कि पाकिस्तान ने इन और अलायंसेस जो थे, ये ट्रीटीज थी, जो मिलिट्री अलायंसेस थे, इनको कब ज्वाइन किया और कब छोड़ा, तो पाकिस्तान ने 54-55 के अंदर इनको ज्वाइन किया, और उसके बाद 70 पहले जिसको ज्वाइन किया उसको पाकिस्तान क्या करेगा, पहले छोड़ेगा। ठीक है, सीटो को पहले ज्वाइन किया, 73 के अंदर उसको लेफ्ट कर दिया, और सेंटो को बाद में 55 के अंदर ज्वाइन किया, तो उसके बाद क्या है, उसको 79 के अंदर पाकिस्तान ने सेंटो को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास पहली असेंबली टूट गई, मौलवी तमीजुद्दीन साहब अदालत में गए और नजरिया जरूरत के तहत जो सा उन्होंने असेंबली बहाल नहीं की जस्टिस मुनीर अहमद साहब ने। तो फिर क्या हुआ, फिर पाकिस्तान में सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वही जो लोग थे उन्हीं में से कुछ लोग इकट्ठे करके एक असेंबली बनाई गई है दोबारा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक आइन, कल जोन सा है, कोई इंडिया के साथ आप बात कर रहे थे, तो वो यही है कि इंडिया में तो एक ही बंदे ने और कुछ लोगों ने मिलकर अपना 51 के अंदर असेंबली बना ली। हम तो 51 के अंदर क्या कर रहे हैं, अपना पहला ड्राफ्ट दूसरा ड्राफ्ट पेश कर रहे थे, और जब हमारे 3 ड्राफ्ट कंप्लीट हुए उसके बाद क्या हुआ, हमारी असेंबली ही तोड़ दी गई, जिसने दस्तूर साज असेंबली ने जो चीजें बनानी थी। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ 28 मई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 मई 1955 सेकंड दस्तूर साज असेंबली कब बनी है, 28 मई 1955 के अंदर बनी है, और इसमें 80 मेंबर थे। इसमें कितने मेंबर थे, 80 अरकान थे, इसमें 80 अरकान थे इसमें, दूसरी दस्तूर साज जो असेंबली थी। और उसके बाद ये किसके अंडर बनी थी, उस वक्त गुलाम मोहम्मद साहब जोन से हैं गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, और चौधरी मोहम्मद अली जोन से हमने देखा है कि 1955 के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चौधरी मोहम्मद अली जोन से हैं, वो प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा जी, अब यहां क्या होगा, अब चौधरी जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं, 28 मई 28 मई 28 मई 28 मई जोन सा है 1955 के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास क्या होगा, जो गुलाम मोहम्मद है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद जोन से हैं वो सिकंदर मिर्जा से रिप्लेस हो जाएंगे। वो कौन से हैं, पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा आ जाएगा अब यहाँ 1955 के अंदर, और चौधरी गुलाम जो क्या कहते हैं गुलाम मोहम्मद जोन से उनको हटा दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा, अब हमारे पास 1955 के अंदर कौन आ गया, सिकंदर मिर्जा। और सिकंदर मिर्जा के हवाले से एक चीज याद रखें, सिकंदर मिर्जा ने एक पार्टी बनाई थी 1955 के अंदर, उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी पूछा जाता है, एक तो अमेरिका की है, तो पाकिस्तान की रिपब्लिकन पार्टी किसने बनाई थी 1955 के अंदर, सिकंदर मिर्जा ने बनाई थी। जब 1 यूनिट को इंप्लीमेंट किया जा रहा था, तो 1 यूनिट की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक पार्टी बनाई थी सिकंदर मिर्जा ने, रिपब्लिकन पार्टी। और डॉक्टर खान साहब जोन से हैं, जो कि पाकिस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट पाकिस्तान के, उसको इस रिपब्लिकन पार्टी का सरबराह बनाया गया था। इस रिपब्लिकन पार्टी का सरबराह किसको बनाया गया था, डॉक्टर खान साहब को। और उनको और ये पार्टी असल में फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था सिकंदर मिर्जा। तो ये सवाल पूछा जाता है। अब सिकंदर मिर्जा आया, इसने रिप्लेस किया गुलाम मोहम्मद को रिप्लेस किया, और ये पाकिस्तान का 4th जोन सा है गवर्नर जनरल बना, चौथा, और इसका सबसे कम टेन्योर है, और आखिरी पाकिस्तान का गवर्नर जनरल है। तो जब ये बना तो इस भाई साहब ने क्या किया, इस भाई साहब ने ये किया कि ये पाकिस्तान, इसने जरा काफी सारी जोन सी है ना वो हिसाब किताब जरा चेंज की। वो चेंज क्या किए, एक तो इसी के दौर के अंदर पाकिस्तान का पहला जोन सा है वो कानून, वो पाकिस्तान की असेंबली बनी। पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की जो पहली असेंबली जोन सी है वो कब बनी, उस वक्त आपके पास कौन था, सिकंदर मिर्जा था। अब हम पाकिस्तान का असेंबली कह रहा हूँ, आइन बना पाकिस्तान का। तो सिकंदर मिर्जा के हवाले से 2 चीजें बस लिख लो, फिर पाकिस्तान के आइन की तरफ चलते हैं। तो वो ये है कि जो सिकंदर मिर्जा था, सिकंदर मिर्जा जोन सा है, ये इसके हवाले से पूछा जाता है कि इसको दफनाया कहाँ गया है, तो इसको बरेड जो दफनाया गया है इन तेहरान, क्योंकि बाद में इसका इतना चर्चा नहीं आएगा तो अभी लिख लेते हैं, इसको तेहरान में दफनाया गया है।
ये इसकी जो बीवी थी वो उसका ईरान से ताल्लुक था, तो इसको क्या किया गया था, सिकंदर मिर्जा को इसको एग्जाइल कर दिया गया था, इसको मुल्क से निकाल दिया गया था। एग्जाइल कहाँ कर दिया गया था, इसको लंदन भेज दिया गया था। ये पाकिस्तान का जब सदर बन गया था, हम आगे अभी देखेंगे, तो उसके बाद जो सा अयूब खान ने इसको क्या किया था, इसको एग्जाइल पे भेज दिया था, मुल्क से निकाल दिया था, लंदन भेज दिया था। और उसके बाद जब इसकी डेथ हुई तो इसको तेहरान के अंदर जो सा वो दफनाया गया। तो ये 2 सवाल इसके हवाले से पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा साथ ही लिखवा दूं सिकंदर मिर्जा के हवाले से। अब देखो, सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, मुल्क का सदर, मुल्क में गवर्नर जनरल कौन है, सिकंदर मिर्जा, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चौधरी मोहम्मद अली। तो उसने क्या किया, वो जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसकी वजह से पाकिस्तान को 1956 का आइन मिल गया। हमें पाकिस्तान को फर्स्ट आइन हमारा जो मिला 1956 का। अब हम 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। ये किसके अंडर मिली हमें, तब पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था, सिकंदर मिर्जा, और उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, चौधरी मोहम्मद अली। कौन था, चौधरी मोहम्मद अली। ठीक हो गया। और पाकिस्तान इसमें क्या है, पाकिस्तान इसमें रिपब्लिक बन गया। पाकिस्तान क्या है, रिपब्लिक जोन सा है, इस्लामिक रिपब्लिक जोन सा है, पाकिस्तान इसमें बन गया। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें तो 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो इसका जोन सा है, क्या कहते हैं, इसमें 2 डेट्स आपने याद रखनी है। 29 फरवरी 1956 को प्रोमलगेट किया गया। प्रोमलगेट मतलब कि इसको क्या कहते हैं, कि इसको पास कर लिया गया, इसका इजरा कर दिया गया कि ये अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गई है, उसको क्या कहते हैं, प्रोमलगेट कर दिया गया। प्रोमलगेटेड कब किया गया, इसको 29 फरवरी को ये सवाल पूछा जाता है। और इनफोर्स कब किया गया, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन को इनफोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च को, 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर दिया गया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी मुनासिबत से 23 मार्च को, आज के दौर से पहले योम जमहूरिया मनाया जाता था। 23 मार्च क्या है, 23 मार्च जोन सा है वो योम जमहूरिया मनाया जाता था, जिसको फिर बाद में अब हम जोन सा पाकिस्तान का नेशनल डे के तौर पर मनाते हैं। पहले क्या है, ये योम जमहूरिया जोन सा है 23 मार्च मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था, कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन जोन सी है वो 23 मार्च को इन्फोर्स हुई थी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, इसको इन्फोर्स भी कर दिया गया। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का क्या नाम था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल का ओहदा जो सा है उसको खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल एबॉलिश्ड, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, प्रेसिडेंट। गवर्नर जनरल अब क्या कहलाया जाएगा, प्रेसिडेंट। तो उस वक्त प्रेसिडेंट, गवर्नर कौन था पाकिस्तान का। अब यहां सवाल देख लो, मैं सिर्फ बोलता जाता हूं, कॉमन सेंस के सवाल है, आप लोगों ने लिख लेने हैं। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था जब पाकिस्तान की 1956 का आइन बना, सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा, तो सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था, तो वो क्या हुआ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और उस वक्त फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब आइन आ गया तो उसमें गवर्नर जनरल को खत्म करके प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो फिर पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन है आपका, सिकंदर मिर्जा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा। इसमें एक छोटा सा मसला है, लेकिन चलो अभी ये लिख लो, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन है, सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन है, सिकंदर मिर्जा, ये आपने याद रखना है। और लास्ट गवर्नर जनरल भी सिकंदर मिर्जा है। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हुआ, गवर्नर जनरल को खत्म करके प्रेसिडेंट कर दिया गया। ठीक है, इसमें फिर वही शर्तें रखी गई छोटी छोटी, कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये क्या है, ये मुस्लिम होंगे। ठीक है, उनके लिए मुस्लिम होना लाजमी है। और उसके बाद जो सा है, इसके अंदर स्टेट रिलीजन डिफाइन नहीं किया गया था, कि पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन अब क्या है, इस्लाम है। उसमें स्टेट, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इसके अंदर नहीं डिफाइन किया गया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनाया गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन का दिबाचा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन का रेजोल्यूशन को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, दिबाचा, प्रीएम्बल। ठीक है, कि उसके बगैर हमने पहले देखा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकती। ठीक हो गया। उसके बाद ये सिस्टम कौन सा था आपका, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बड़ा सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि 1956 के अंदर पाकिस्तान का जो सा सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था या पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया था 1956 के आइन के अंदर। और यूनिकैमरल था या बाई कैमरल था,
तो पाकिस्तान का जो उसमें था वो यूनिकैमरल था। तो यूनिकैमरल मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कैमरल मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यूनिकैमरल का क्या मतलब है, कि एक ही असेंबली थी, नेशनल असेंबली, सेनेट नहीं था, ठीक है। नेशनल असेंबली एक ही असेंबली थी पाकिस्तान की, और उसमें सेनेट जो सा वो नहीं था। अगर सेनेट होता तो उसको क्या कहेंगे, बाई कैमरल कहेंगे। जब एक ही पाकिस्तान का हाउस था, हाउस क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, यूनिकैमरल। और अगर दो हाउसेस होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, बाई कैमरल। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया, यूनिकैमरल बनाया गया। और लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बंगाल, ये लिख लेना, लैंग्वेज उर्दू प्लस बंगाली, उर्दू भी थी और बंगाली, दोनों को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ये सवाल पूछा जाता है कि उर्दू को भी पाकिस्तान की लैंग्वेज क्या कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज, कौमी जुबान का दर्जा दिया गया। और बंगाल, जो बंगाली है, बंगाली जो लैंग्वेज थी जिसके ऊपर मसला था, उसको भी पाकिस्तान की नेशनल जुबान का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। और अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसी आइन के तहत बनी थी। और यहाँ एक छोटी सी चीज नोट कर लो कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी, उसको वो उस वक्त कहां बैठती थी, कराची के अंदर। 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कहां बैठती थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहां बैठती थी, कराची के अंदर। फिर 1973 का जब आइन आया, फिर 1973 का आइन आया, तो उसने सुप्रीम कोर्ट को चेंज करके इस्लामाबाद उसका हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट कर दिया। तो 1973 से पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहां बैठा करती थी, कराची के अंदर बैठा करती थी। लेकिन 1973 का जब आइन आएगा तो 1973 के आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप अपना किबला दुरुस्त करें और आप अपना जाकर इस्लामाबाद के अंदर अपनी अदालतें लगाया करें। ठीक हो गया। तो फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर अदालतें लगी और बहुत कुछ हुआ। ठीक है। तो इस्लामाबाद जोन सा है 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जोन सी है, उसका वो मेन कहां लगा करती थी, वो कराची के अंदर जोन सा है वो लगा करती थी। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, इसके जोन से हैं 13 हिस्से थे, इसके 13 पार्ट्स थे। ठीक हो गया। इसमें शेड्यूल कितने थे, इसमें शेड्यूल कितने हैं, 6 हैं। और इसमें आर्टिकल्स कितने हैं, इसमें आर्टिकल्स कितने थे, इसमें 234 आर्टिकल हैं। ठीक है, 234 आर्टिकल हैं। 234 जोन से हैं, 234 जोन से हैं, 234 जोन से हैं, ये आर्टिकल्स हैं, 234 आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स कितने थे इसके, 13 पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और 23 मार्च को पाकिस्तान का पहला आइन जोन सा है उसको क्या कर दिया, इन्फोर्स कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, इन्फोर्स कर दिया गया। अब यहां तक क्या है आपके, यहां तक आपका चौधरी मोहम्मद अली साहब हैं और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं। और फिर क्या हुआ, चौधरी मोहम्मद अली को हटा दिया गया। अब यहाँ जल्दी जल्दी प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे, वो आपने याद रखने हैं। चौधरी मोहम्मद अली के बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन आया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी। इनका ताल्लुक बंगाल से था। इनका ताल्लुक कहां से था, बंगाल से था। ख्वाजा नाजमुद्दीन जो कि पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और सेकंड ही गवर्नर थे, उनका ताल्लुक भी बंगाल से था। उनका ताल्लुक भी बंगाल से था और हुसैन शहीद सोहरवर्दी का ताल्लुक भी बंगाल से था। और इनके हवाले से एक सवाल याद रख लें जो पूछा जाता है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के टू विजिट चाइना। पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पहली दफा चाइना का विजिट किया था। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना वो कौन थे, वो हमारे पास हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। और इनको लेबनान के अंदर, लेबनान जो कि लेबनान के अंदर बैरूत है जहां लेबनान, वहां इनको असैसिनेट कर दिया गया। असैसिनेट, ये पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको असैसिनेट किया गया मुल्क से बाहर। इनको मुल्क से बाहर असैसिनेट किया गया, लेबनान के अंदर बैरूत जो वहां कैपिटल है वहां ये ठहरे हुए थे, वहां इनको कत्ल कर दिया गया। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि इनको ये कहां असैसिनेट हुए थे, लेबनान के अंदर, बैरूत के अंदर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं वो हुए थे। उसके बाद इनके बाद एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। ठीक है, चुंदरीगर। ठीक है, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर साहब जो से हैं ये आते हैं। और ये पहले 7 प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में पहले 7 प्राइम मिनिस्टर आएंगे, पहले 7 प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं, इनका सबसे कम टेन्योर होगा। ये सवाल भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान में जो पहले 7, क्योंकि उसके बाद मार्शल लॉ लग जाएगा, तो पहले 7 प्राइम मिनिस्टर्स में शॉर्टेस्ट हैं इन फर्स्ट 7 प्राइम मिनिस्टर्स। इन फर्स्ट 7 प्राइम मिनिस्टर के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जोन सा आई चुंदरीगर साहब का है। और आई चुंदरीगर के बाद जोन सा है हमारे पास आएंगे फेरोज खान नून। और इस तरह पाकिस्तान के पहले 7 प्राइम मिनिस्टर मुकम्मल हो जाएंगे। फेरोज खान नून पाकिस्तान के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे और ये जोन से हैं
क्या कहते हैं 7 अक्टूबर 1958 तक जो है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद सिकंदर मिर्जा क्या करेगा, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो है वो लग जाए। तो फिरोज खान नून जो है, फिरोज खान नून ये जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके दौर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, पाकिस्तान ने गवादर को परचेज किया। पाकिस्तान ने क्या किया, गवादर को परचेज किया। तो ये पूछा जाता है गवादर परचेज किसके दौर में हुआ, तो गवादर परचेज जो सा है, जो गवादर पोर्ट है आपका बलोचिस्तान के अंदर, वो परचेज कब हुआ, वो फिरोज खान नून जो से हैं, फिरोज खान नून उनके दौर के अंदर पाकिस्तान ने गवादर को परचेज किया। तो पाकिस्तान ने गवादर को परचेज जो सा है कब किया, सितंबर 1958 के अंदर पाकिस्तान ने ओमान से पाकिस्तान ने गवादर को 5.5 बिलियन रुपीस 5.5 बिलियन रुपीस देकर पाकिस्तान ने ओमान से ये जो गवादर पोर्ट थी इसको हासिल किया, ठीक है। और 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ऑफिशियली गवादर से ओमान को हासिल कर लिया। तो एक गवादर, ये अभी जो सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू हुआ है, तो अभी स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि सर उसमें मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त गवादर पाकिस्तान का हिस्सा था। मैंने कहा नो सर। तो मुझसे अगेन पूछा गया कि सर तो फिर किसका हिस्सा था, तो मैंने कहा सर ओमान का। तो फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान ने जब खरीदा तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वो अल्लाह का बंदा जाके क्या आया कि सर उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भुट्टो था, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है, देखें इंटरव्यू, ये तो वन पेपर में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया उन्होंने कि जब पाकिस्तान ने ओमान से गवादर को खरीदा तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो फिरोज खान नून प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, और 1958 के अंदर ओमान को खरीदा था। और ये ओमान के पास जो सा है 174 साल 174 साल गवादर जो सा है, गवादर रहा है ओमान के पास। ये सवाल भी पूछा जाता है वन पेपर में कि ओमान के पास जो गवादर पोर्ट है ये कितने साल तक रही, तो ओमान के पास 174 साल तक गवादर पोर्ट रही। और उसके बाद 1958 के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट जो सा है वो 5.5 बिलियन रुपीस देकर उसको क्या कर लिया, उसको हासिल कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास अब एक इवेंट होगा बड़ा इंपॉर्टेंट। मैंने एक तो आपको बताया कि 7 अक्टूबर 1958 को क्या हुआ, फिरोज खान नून जो उनसे हैं, उन्होंने, फिरोज खान नून तब तक प्राइम मिनिस्टर रहे और 7 अक्टूबर को 1958 को 174 अच्छा 7 अक्टूबर 1958 के अंदर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, पहला ऑफिशियल जो फौज ने लगाया। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखो, आजकल आपने देखा होगा भी जो पंजाब असेंबली है उसके अंदर जो हिसाब किताब हुआ, जैसे दोस्त मुजारी जो कि डिप्टी स्पीकर थे उनको मारा गया, तो इस तरह का वाकया हुआ। इसी तरह का एक वाकया पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हुआ, वो था 23 सितंबर 1958। 23 सितंबर 1958 को क्या वाकया हुआ, शहीद अली पटवारी, सॉरी शाहिद अली पटवारी। शाहिद अली पटवारी कौन थे, ईस्ट पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर थे, ये डिप्टी स्पीकर थे। इनको पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था, उसके अंदर वो जो शीशे का होता है पेपर्स के ऊपर रखने के लिए, वो उठा के किसी ने मारा और जिसकी वजह से ये जख्मी हुए और इनकी डेथ हो गई। पाकिस्तान का पहला डिप्टी स्पीकर जिसको असेंबली के अंदर मारा गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उसका क्या नाम था, शाहिद अली पटवारी, और इनका बंगाल से ताल्लुक था और इनकी डेथ हो गई। ये लिखवाना क्यों जरूरी था, ये इसलिए लिखवाना जरूरी था कि इसके बाद इसी वाकये को बुनियाद बनाकर 7 अक्टूबर 1958, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, सिकंदर मिर्जा ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। सिकंदर मिर्जा ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और मुल्क के अंदर जो सा है फर्स्ट मार्शल लॉ लग गया। पहला मार्शल लॉ मुल्क के अंदर कब लगा, 7 अक्टूबर 1958। किसने लगाया, सिकंदर मिर्जा ने, ना कि अयूब खान ने। दोबारा बता रहा हूं, इस मुल्क का पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने नहीं लगाया, सिकंदर मिर्जा ने लगाया। अयूब खान को क्या किया इसने, अयूब खान इसमें साथ, इसका ये मतलब क्या है कि अयूब खान बड़ा कोई क्या कहते हैं मलंग बंदा था,
अयूब खान और इसने मिल के लगाया, लेकिन ये सदर था, इसने असम्बलियां तोड़ी, और इसने असम्बलियां तोड़ने के बाद मार्शल लॉ लगाने के बाद अयूब खान को क्या कहा, अयूब खान को कहा कि अयूब साहब अब जौन सा है, आप जौन सा है वो आ जाओ। तो फिर क्या हुआ, फिर सॉरी इसने नहीं कहा अयूब खान को आने का, फिर ये हुआ कि ये मुल्क का पहला जौन सा है इसने मार्शल लॉ लगा दिया। तो फिर 27 अक्टूबर 1958 के अंदर अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को रिमूव कर दिया। अयूब रिमूव्ड सिकंदर मिर्जा, उसने सिकंदर मिर्जा को रिमूव कर दिया, जो मैंने बताया था कि इसको रिमूव करके लंदन एग्जाइल पे भेज दिया गया, और फिर ये तेहरान जाके इसकी डेथ हो गई। और फिर क्या बन गया, अयूब पाकिस्तान प्रेसिडेंट बन गया। अयूब खान 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान जौन सा है वो क्या है, पाकिस्तान का सदर बन गया। सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाया, और 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 20 दिन तक ये पाकिस्तान का सदर रहा मार्शल लॉ के अंदर। लेकिन 27 अक्टूबर को अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को रिमूव किया, जिसके साथ मिलकर उसने मार्शल लॉ लगाया था। लेकिन फिर क्या किया, पाकिस्तान का सदर बन गया। और अयूब खान को ने क्या किया, सिकंदर मिर्जा को लंदन के अंदर जिला वतनी में भेज दिया, और फिर वहां उसकी डेथ हुई, और उसको तेहरान के अंदर जो है वो दफना दिया गया सिकंदर मिर्जा। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट मार्शल लॉ लग गया, अयूब खान आ गया। अब अयूब खान की अगर हम बात करें, अयूब खान के दौर की बात करें, एक तो 1959 के अंदर, ये इधर साथ ही लिख लो, इसके बाद जो सा है फिर आप लोगों ने बाद में पूछना है मुझसे कि 1959 के अंदर क्या हुआ। 1959 के अंदर ये डिसाइड किया गया टू शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद से कराची जो सा है उसको कैपिटल को शिफ्ट करने का डिसाइड कब किया गया, ये 1959 के अंदर जो सा है ये डिसाइड किया गया। ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है 1959 के अंदर जब ये डिसाइड हुआ तो कराची से सारी चीजें शिफ्ट करके पिंडी जो सा है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि जब चेंज कर रहे थे तो किसको कायम मुकाम जो सा है कैपिटल के तौर पर यूज किया गया, तो पिंडी जो सा है वो क्या था, अल्टरनेटिव कैपिटल था जब सारी चीजें शिफ्ट हो रही थी। तो पिंडी को कैपिटल बनाया गया 1959 के अंदर कायम मुकाम के तौर पर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1960 के अंदर इस्लामाबाद की बनाना स्टार्ट हुआ, उसके हवाले से सारी चीजें, और ऑफिशियली 1967 के अंदर आपका जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो चुका था। कैपिटल शिफ्ट ऑफिशियल कंप्लीट कब हुआ, कैपिटल शिफ्ट कंप्लीट कब हुआ, 1967 के अंदर। 1960 के अंदर शुरू हो गया था आपका कैपिटल जोन सा है उसका शिफ्ट। ठीक है, मतलब उसका बनना, उसकी चीजें सब कुछ। 59 में उसके ऊपर गौर खोज शुरू हुआ। तो सवाल सिर्फ यही पूछा जाता है कि कैपिटल शिफ्ट कब हुआ, तो 1967 के अंदर आपने ये याद रखना है कि 1967 के अंदर कंप्लीट जोन सा है आपका जो कैपिटल है वो क्या था, वो शिफ्ट हो चुका था। अब क्या हुआ, अब हमारे पास अयूब खान साहब आ गए। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी पहली, वो 2 साल बनने के बाद ही टूट गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक सवाल, बल्कि आप लोग मुझे बता दो कि पाकिस्तान ने पहली कॉन्स्टिट्यूशन कितने सालों बाद बनाई है, ये मुझे खुद ही गिनकर बता दो। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन कितने सालों के बाद जो सी है वो बनी है? 7 साल कैसे हो सकते हैं, 9 साल। ठीक है। पाकिस्तान 1947 के अंदर बना, और 1956 के अंदर पहला आइन आया है, तो 9 साल बनते हैं, 6 और 3 9। ठीक है, 6 और 3 9। तो ये आपने लिख लेना कि पाकिस्तान, ये सवाल भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला आइन कितने सालों के बाद हासिल किया था, तो 1956 का आइन 9 सालों के बाद, पाकिस्तान के बनने के 9 साल बाद पाकिस्तान ने क्या किया था, अपना पहला आइन हासिल किया था। और उसको क्या किया, 7 अक्टूबर 1958 के अंदर सिकंदर मिर्जा ने वो क्या कहते हैं, तार कर दिया। अच्छा जी, अब आ गया आपके पास अयूब खान को क्या कहते हैं, ये 1958 के अंदर रहा, और मार्शल लॉ मुल्क के अंदर 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगा, ठीक है। और ये कब तक रहा, 1962 तक मुल्क के अंदर क्या रहा, 1962 तक मुल्क के अंदर मार्शल लॉ रहा। मार्शल लॉ मुल्क तक में कब तक रहा, 1962 के अंदर तक रहा, और 1962 के अंदर पाकिस्तान का दूसरा आइन आ जाएगा, और उसके बाद जो सा है फिर
जो सा चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। तो 1962 तक मुल्क के अंदर ये मार्शल आ रहा। अयूब खान साहब जो से हैं ये आ गए। अयूब खान साहब को, इनके दौर को डिकेड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? डिकेड ऑफ ग्रोथ, क्योंकि 58 में आए थे और 69 में ये गए, तो डिकेड 10 साल ग्रोथ के कहा जाता है। ये 5 ईयर प्लान लेके आए। 5 ईयर प्लान पूछा जाता है कौन लेके आया, तो 5 ईयर प्लान जो सा है ये लेके आए, जो सा है अयूब खान साहब। ठीक है, उसके बाद जो सा है इनके दौर के अंदर क्या हुआ था? इनके दौर के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आई है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कब लेके आए थे? 1959 के अंदर। 1959 के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या थे? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ये थे कि आपके पास जो आपकी क्या कहते हैं इरिगेटेड लैंड है, क्या लैंड है? इरिगेटेड लैंड, इरिगेटेड इरिगेटेड लैंड। इरिगेटेड लैंड जोन सी है, एक बंदा जोन सा है 150 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, इरिगेटेड लैंड जोन सी है आपकी, जिसको नहरी पानी लगता है, नहरी पानी लगता है, वो 150 एकड़ से ज्यादा कोई भी बंदा नहीं रख सकता। और दूसरी होती है एरिड लैंड। एरिड लैंड, ठीक हो गया। एरिड लैंड जोन सा है, एरिड लैंड वो कौन सा है? जो जिसमें आपका नहरी पानी नहीं लगता, जिसमें आपका मसनूई पानी लाइक ट्यूबवेल वगैरह, ये जो जमीन जिसको लगता है एरिड लैंड जो होती है वो कौन सी है? वो आप मैक्सिमम 500 एकड़ जोन से हैं वो रख सकते हैं। 500 एकड़ जोन से हैं वो रख सकते हैं। 500 एकड़ जोन से हैं। ये इसके रिफॉर्म्स थे, ये पूछे जाते हैं कि जो अयूब खान ने रिफॉर्म्स किए थे, तो उसमें जो उसने एक स्लैब सेट किया था, उसमें उसने जो एक सेट किया था, क्या कहते हैं, एक लिमिट, तो वो क्या थी? इरिगेटेड लैंड की कितनी लिमिट थी कि एक बंदा 150 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता। और एरिड लैंड, जो कि जहां आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, मतलब नहरी पानी अवेलेबल नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह है, वहां क्या है? वहां 500 एकड़ से ज्यादा जोन सा है आप जमीन जोन सा है वो नहीं रख सकते। ठीक है, आप 500 एकड़ से ज्यादा जमीन जोन सा है वो नहीं रख सकते हैं। और ये सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कौन लेके आया था? ये अयूब खान जोन सा है वो लेकर आया था। और अयूब खान के बारे में एक और बात याद रखें कि फौज जो है ना हमारी, फौज के अंदर सबसे टॉप का जो होता है, एक तो होता है आपके पास जोन सा भी, जैसे आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, वो है जनरल। क्या है? वो है जनरल। तो जनरल से ऊपर एक जो ओहदा होता है उसे होता है, उसे कहते हैं फील्ड मार्शल। उसे कहते हैं फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सबसे टॉप का ओहदा हमारी आर्मी के अंदर फील्ड मार्शल का होता है। फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल है, उसके बाद फिर जनरल है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे आई थिंक मेरे ख्याल में कर्नल होता है मे बी, फिर इसी तरह मेरे ख्याल में मेजर जनरल होगा या ब्रिगेडियर होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना। लेकिन ये कंफर्म है कि जनरल से नीचे लेफ्टिनेंट जनरल होता है और फिर नीचे कर्नल होता है। तो सबसे टॉप का जो ओहदा होता है वो क्या होता है? वो फील्ड मार्शल होता है। तो पाकिस्तान का एक ही आज तक फील्ड मार्शल आया है, वो है अयूब खान। पाकिस्तान में अगर पूछ लिया जाए तो सुन तो लो, जनरल ही लगाता है फील्ड मार्शल। मैं यही तो बता रहा हूं कि आज तक एक ही बंदा आया है फील्ड मार्शल, उसका नाम है अयूब खान। फील्ड मार्शल, उसने अपने आप को ये टाइटल दे दिया था। फौज का सबसे हाईएस्ट टाइटल कौन सा है? हाईएस्ट रैंक, टाइटल नहीं रैंक, हाईएस्ट रैंक कौन सा है? वो है फील्ड मार्शल। और वो एक ही बंदा है ओनली। वो कौन है? वो ओनली बंदा कौन है? अयूब है। और इसने अपने आप को ये टाइटल खुद ही दे दिया था। वरना आज तक सब जोन से आपके जनरल आए हैं वो मैक्सिमम जनरल के ओहदे पे होते हैं जब वो क्या कहते हैं आपके आर्मी चीफ बनते हैं। तो ये वाहिद अयूब खान था जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल का ओहदा भी दे दिया था, इसलिए इसको फील्ड मार्शल अयूब खान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बताया तो है क्यों कहा जाता है कि मतलब कि ये रैंक है। जैसे अब कोई मुझे सर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल क्यों कहा जाता है? ये उनके रैंक्स हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है, कैप्टन है, मेजर जनरल है, आपका कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। ठीक है, उसके बाद जनरल होता है। ये हायरार्की है पूरी। ठीक है, जैसे इसी तरह पुलिस में होता है, सब इंस्पेक्टर हो गया, एएसआई हो गया, एसपी हो गया, उसके बाद ऊपर डीआईजी हो गया, आईजीज हो गए, ये उनके रैंक्स होते हैं। तो इसी तरह फील्ड मार्शल क्या है? हाईएस्ट रैंक है, सबसे हाईएस्ट रैंक है फौज के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास क्या हुआ? कोई भी नहीं दे सकता, वो जो कोई भी नहीं दे सकता। वो खुद ही जो फौज के अंदर से ये फैसला होता है, वो क्या कहते हैं, उस वक्त बादशाह था अयूब खान, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप को दे दिया। उसने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया था। और वो वाहिद बंदा था जिसने
अपने आप को फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया था, वरना फील्ड मार्शल का रैंक जो आज तक अयूब खान के अलावा किसी को भी नहीं मिला, और उसने खुद ही अपने आप को दिया था। अच्छा जी, अब फिर ये क्या लेके आया, ये एक लेके आया, उसे कहते हैं एब्डो। 49 के अंदर हमारे पास प्रोडा आया था, और अयूब खान लेके आया एब्डो का कानून। एब्डो 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 कब आया? 1959 के अंदर एब्डो का कानून आ गया। अब ये एब्डो क्या था? एब्डो का कानून जो सा है, नहीं दे सकता यार, वो डिक्टेटर था। अयूब खान डिक्टेटर था, वो भी सदर भी था, वो सदर भी था, वो आर्मी चीफ भी था, वो सब कुछ था। वो डिक्टेटर था, वो कुछ भी कर सकता था। वो मुर्गी दे, अंडे दे, ठीक है, वो इस ऐसी मुर्गी थी जो अंडे दे, बच्चे दे, कोई उससे पूछ नहीं सकता था। तो उसने अपने आप को फील्ड मार्शल कर लिया, ठीक है। एब्डो आया। एब्डो क्या है हमारे पास? इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इसमें भी वही था कि जो आपके इलेक्टेड बंदे थे, जैसे प्रोडा में था कि डिस्क्वालीफाई किया गया, इसमें भी कोई भी आम सी रीजन देकर आप किसी को भी नाअहल कर सकते थे। तो ये अयूब खान एब्डो लेके आया। ये पूछा जाता है कि एब्डो कौन लेकर आया था, तो एब्डो जो सा है, ये आपका अयूब खान साहब जो सा है वो लेकर आए। तो अयूब खान ये लेके आया। उसके बाद मई 1959 के अंदर, मई 1959 के अंदर बेसिक बेसिक डेमोक्रेसी, बेसिक डेमोक्रेसी जो सा है वो लेके आया। अब बेसिक डेमोक्रेसी क्या थी? बेसिक डेमोक्रेसी में ये था कि ये आपका लोकल बॉडीज का एक सिस्टम था, लोकल बॉडीज सिस्टम। और वो सिस्टम क्या था कि सबसे पहले आपका क्या होता है? डिवीजन होती है, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके बाद आपकी तहसील होती है, और उसके बाद आपका यूनियन काउंसिल होता है। ये 4 लेयर सिस्टम था। ये 4 लेयर सिस्टम था। सबसे छोटा यूनियन, फिर तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डिवीजन। इसमें डिफरेंट जो डेमोक्रेट्स थे, डिफरेंट लोगों ने इलेक्ट होना था, उनको आम लोगों ने इलेक्ट करना था। और वो कितने लोग थे? वो थे 80,000। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक डेमोक्रेट्स कितने थे? 80,000। और 80,000 में कैसे था? 40,000, 40,000, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से। अब इसको समझ लो। उसने क्या किया? उसने ये कहा कि मैं बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम लेके आता हूं, बीडी सिस्टम जिसे कहते हैं। बीडी सिस्टम में क्या था कि उसने कहा कि लोकल बॉडीज होंगी, लोग सिलेक्ट होंगे। वो कितने होंगे? 80,000 लोग सिलेक्ट होंगे। उनको कौन सिलेक्ट करेगा? उनको इलेक्ट करेंगे ये जो आम लोग हैं, मेरे जैसे, आप जैसे लोग। लेकिन वो इलेक्ट कैसे होंगे? वो एमपी एमएनएज नहीं होंगे। वो क्या होंगे? वो यूनियन लेवल पे इलेक्ट होंगे, तहसील लेवल पे सिलेक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, डिवीजन लेवल पर होंगे। और ये जब सारे पूरे मुल्क के अंदर सिलेक्ट होंगे तो ये टोटल कितने होंगे? 80,000 होंगे। और उन 80,000 में से 40,000 वो जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे वो ईस्ट पाकिस्तान में से आएंगे, और 40,000 जो हैं वो आपके वेस्ट पाकिस्तान में से आएंगे। तो इसी तरह ये 80,000 लोग हो जाएंगे। तो जब ये 80,000 लोग हो जाएंगे तो ये 80,000 मिलकर फिर क्या करेंगे? ये 80,000 मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ये 80,000 मिलकर क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। अवाम डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं डाल सकेगी। ये याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा? प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा कि अवाम इन बेसिक डेमोक्रेट्स को 40,000 यूनियन लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर वोट डालेंगे। जब ये 80,000 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, ये फिर 80,000 लोग मिलकर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ये फिर 80,000 लोग क्या करेंगे? ये मिलकर प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करेंगे। तो बेसिक डेमोक्रेसी का मकसद क्या था? ये कौन लेके आया था? ये अयूब खान जोन सा ये लेकर आया था, ताकि डायरेक्ट इलेक्शंस जोन से उनको रोका जा सके। ठीक हो गया? तो ये बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम ले आया, और इसी बेसिक डेमोक्रेसी के सिस्टम के ऊपर हम देखेंगे 1965 का क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो अब यहां तो बेसिक डेमोक्रेसी तो ले आया, सबके नहीं, दो यूनिट थे ना। 1 यूनिट हो चुका था, एक ईस्ट पाकिस्तान का यूनिट था, एक वेस्ट पाकिस्तान का यूनिट था। तो 40,000 ईस्ट पाकिस्तान के बेसिक डेमोक्रेट्स होंगे, और 40,000 जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के होंगे। मैंने बताया एब्डो आया था डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। जो सियासतदान आपको पसंद नहीं है, आप उसको इस एक्ट के तहत डिस्क्वालीफाई कर सकते थे। धांधली का सिस्टम था एक, ठीक है, कि आप उनको रोक सकते थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इसमें क्या था? इसके नाम के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है। तो जो भी सियासतदान था जो आपको पसंद नहीं है, जिसका मुंह नहीं पसंद, किसी का शक्ल नहीं पसंद, किसी का नाक नहीं पसंद, किसी का कान नहीं पसंद अयूब खान को, तो वो क्या करता था? वो इस एक्ट के तहत उसको नाअहल करवा देता था। अच्छा जी, फिर क्या हुआ हमारे पास? फिर 1961 के अंदर, 1961 फेब के अंदर एक कमेटी बनती है, 10 मेंबर कमेटी, 10 मेंबर कमेटी।
10 मेंबर कमेटी बनती है जस्टिस शहाबुद्दीन की क़यादत में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। जस्टिस शहाबुद्दीन से कोई नाम आपको याद आता होगा? जस्टिस शहाबुद्दीन मैंने लिखवाया था। 9 दिन तक ये पाकिस्तान के शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है, जस्टिस शहाबुद्दीन। तो जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी बनती है और इस कमेटी का क्या टास्क था? इस कमेटी का टास्क था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो दें। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दें। तो इस कमेटी ने फिर 1962 की 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन दी। इसने क्या दी? 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन जो सी है वो दी। और यहाँ एक चीज 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले 1962 के अंदर एक पार्टी बनी थी, उसका नाम था कन्वेंशन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। तो कन्वेंशन मुस्लिम लीग किसने बनाई थी? अयूब खान ने बनाई थी। ये अयूब खान की पार्टी थी, ठीक है, अयूब खान। ये सवाल आपने याद रखना है। कन्वेंशन मुस्लिम लीग किसकी पार्टी थी? अयूब खान की पार्टी थी और ये अयूब खान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई थी। तो ये जो कमेटी बनी 1962 का आइन बनाने के लिए, 1 मार्च को 1 मार्च 1962 को वही प्रोमलगेट हो गया। प्रोमलगेट कि उसको क्या कहा गया कि ये ऑफिशियल हो गया, आपका आइन जो सा है इसको जारी कर दिया गया 1962 को। लेकिन इन्फोर्स कब हुआ? 8 जून 1962 को आपका जो दूसरा आइन था 1962 का आइन, उसको इन्फोर्स्ड कर दिया गया इस पाकिस्तान के अंदर। इन्फोर्स की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है दोनों। 23 मार्च 1956 का आइन 23 मार्च को इन्फोर्स हुआ और ये दूसरा आइन 8 जून 1962 को मुल्क के अंदर इन्फोर्स हो गया। इसमें क्या थे? 12 पार्ट्स थे इसके अंदर, ठीक है, और 3 शेड्यूल थे इसके अंदर। 3 इसमें क्या थे? शेड्यूल थे और 250 आर्टिकल थे। 250 जो हैं इसमें आर्टिकल्स थे। पिछले में कितने थे? 234 234 आर्टिकल्स थे। लेकिन 1962 का जो आइन था उसके अंदर 12 पार्ट्स थे। उसके अंदर कितने? 12 पार्ट्स थे। उसके अंदर 3 शेड्यूल थे और उसमें 250 250 जो है वो क्या थे? आर्टिकल थे। अब ये आइन आ गया। अब इस आइन के अंदर क्या चीजें थी? एक तो सबसे पहला क्या था? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर था ये बेस करता, ठीक है। ये क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसके अंदर था, ठीक हो गया। और पहले जब ये आइन बना, पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं था। याद रखिएगा 1962 के आइन के अंदर पाकिस्तान का नाम क्या था? रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। लेकिन बाद में इसको फौरन जब लोगों ने एहतजाज किया तो फिर कुछ अरसे बाद इसको चेंज करके पाकिस्तान का नाम क्या रख दिया गया? दोबारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। बाकी कंडीशन वही है इसमें। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो से हैं वो क्या है? वो मुस्लिम होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें ये एक शर्त रखी गई थी कि स्पीकर जो सा है, स्पीकर जो सा है वो नॉन मुस्लिम हो सकता है। स्पीकर को क्या कहा गया कि इसमें स्पीकर जो सा है वो नॉन मुस्लिम हो सकता है। माइनॉरिटीज के राइट की बात की गई, ठीक है। और इसके अंदर भी स्टेट रिलीजन को डिफाइन नहीं किया गया था। पाकिस्तान का जो मजहब है, स्टेट रिलीजन, उसको नॉट डिफाइंड, उसको प्रॉपर जो सा है वो क्या किया गया था? डिफाइन नहीं किया गया था। उसको प्रॉपर तौर पर डिफाइन नहीं किया गया था। तो फिर क्या हुआ? फिर जो सा है आपका 1962 का जो आइन था वो इन्फोर्स हो गया 8 जून। अब 1962 का जब आइन इन्फोर्स हो गया तो उसके बाद फिर क्या होना था? फिर इसकी बेस के ऊपर इलेक्शन होने थे। फिर क्या हुआ? जनवरी के अंदर, जनवरी 1965 के क्या हुए? इलेक्शन हुए। जनवरी 1965 के क्या हुए? इलेक्शन हुए। और उस इलेक्शन के अंदर ये जनवरी 2 जनवरी, ये भी पूरा लिख लो, 2 जनवरी। उसमें क्या हुआ? अब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे। ये क्या थे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे। और ये किस बेस पे हो रहे थे? बीडी 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 सिस्टम के ऊपर, बेसिक बीडी सिस्टम के ऊपर ये हो रहे थे, बेसिक डेमोक्रेसी के सिस्टम के ऊपर। वो जो 80,000 लोग थे, जो 80,000 लोग इलेक्ट हुए थे, उन्होंने क्या करना था? उन्होंने वोट डालना था कि अयूब खान के हक के अंदर या दूसरी फातिमा जिन्ना के हक के अंदर। तो बीडी सिस्टम के, बेसिक डेमोक्रेसी के सिस्टम के ऊपर ये इलेक्शन हो रहे थे। और इसमें क्या था? इसमें यह था कि आपके पास 2 लोग थे। एक साइड पे आपकी फातिमा जिन्ना थी, एक साइड पे आपकी क्या थी? फातिमा जिन्ना थी ऑपोजिशन में। दूसरी साइड पे आपके अयूब खान थे। अयूब खान अपनी कन्वेंशन जो लीग थी, मुस्लिम लीग, उसके तहत इलेक्शन लड़ रहे थे और फातिमा जिन्ना ओपोजिशन की तरफ से इलेक्शन लड़ रही थी। और मौलाना मौदूदी साहब, ये सवाल पूछा जाता है कि इलेक्शन के अंदर मौलाना मौदूदी साहब किसकी सपोर्ट कर रहे थे? तो फातिमा जिन्ना साहिबा की सपोर्ट जो है मौदूदी साहब कर रहे थे। और ईस्ट बंगाल के अंदर शेख मुजीबुर रहमान, जो आगे बहुत ज्यादा नाम आएगा, ठीक है। फातिमा जिन्ना की कंपेन कौन कौन कर रहा था?
फातिमा जिन्ना की कैंपेन, मौलाना मौदूदी साहब भी फातिमा जिन्ना के साथ थे और शेख मुजीबुर रहमान जोन से हैं वो भी फातिमा जिन्ना के साथ थे और अयूब खान जोन से हैं दूसरी साइड पे थे। और इनके निशान पूछे जाते हैं, वो आपने याद रखना है कि फातिमा जिन्ना का जो निशान था वो था लालटेन, लालटेन, लालटेन इनका निशान था। और अयूब खान का इंतखाबी निशान क्या था? फूल। उनका निशान क्या था? फूल। उनका निशान क्या था? फूल था। तो ये इलेक्शन हुआ, अयूब खान साहब जो हैं ये इलेक्शन जीत गए और फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं वो इलेक्शन हार गई। और फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं इनके हवाले से 2-3 सवाल मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये पूछे जाते हैं। तो ये 1965 का इलेक्शन कौन था? अयूब खान साहब जो हैं ये इलेक्शन हार गए, सॉरी अयूब खान जीत गए थे। तो फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं 9 जुलाई 1967 को डाइड, इनकी वफात हो गई। पूछा जाता है बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट थी, ठीक है, डेंटिस्ट थी। बाय प्रोफेशन क्या थी ये डेंटिस्ट थी, ठीक है, डेंटिस्ट थी ये फातिमा जिन्ना। और उसके बाद 1939 के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्या किया था? ज्वाइन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1939 में। कायदे आजम की बहन थी, कायदे आजम के हमेशा साथ रही उनके अच्छे बुरे वक्त के अंदर। और उनको जो सा है अयूब खान ने, जो कि एक धांधली शुदा इलेक्शन था, उसके अंदर अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी के सिस्टम के तहत फातिमा जिन्ना को क्या कर दिया? फातिमा जिन्ना को हरा दिया। अब फातिमा जिन्ना हार गई, अब फातिमा जिन्ना जो सी है वो हार गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फातिमा जिन्ना फिर सियासत से साइड लाइन पे हो गई और 67 के अंदर उनकी डेथ हो गई। इसके बाद हमारे पास फिर क्या होगा? 1965 की जंग, अयूब खान के दौर के अंदर 1965 की जंग हुई, ठीक है। जब 1965 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, तो उस वक्त जोन सा है अमेरिकी सदर हमने देखा था, उनका नाम था लिंडे बी जॉनसन। उनका क्या नाम था? लिंडन बी जॉनसन। ये अमेरिकी सदर थे उस जंग के दौरान। ये सवाल पूछा जाता है। और ये जंग शुरू कैसे हुई? ये जंग शुरू हुई ऑपरेशन जिब्राल्टर से। ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन जिब्राल्टर से, जो कि फेल हो गया, ठीक है, जो फेल हो गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया। जब ये फेल हुआ तो फिर पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं कि ये ऑपरेशन कौन सी जंग के दौरान हुए थे? तो ये 1965 की जंग के दौरान 2 ऑपरेशन हुए, एक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर। और ये दोनों, जो ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन था, इसको जनरल याहिया खान जोन से हैं उस वक्त लीड कर रहे थे। जनरल याहिया खान, जनरल याहिया खान उस वक्त इसको लीड कर रहे थे। और फिर क्या हुआ? फिर इन ऑपरेशन की वजह से इंडिया ने 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के ऊपर लाहौर वाली साइड से अटैक कर दिया, अटैक ऑन पाकिस्तान। 6 सितंबर 1965 के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जोन सा है वो अटैक कर दिया। और फिर क्या हुआ? फिर, और ये जंग जोन सी है 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक जोन सी है, 23 सितंबर 1965 तक ये जंग चली और 23 सितंबर को ये जंग खत्म हो गई। और इस जंग के बारे में एक सवाल पूछा जाता है, कितने दिन तक ये जंग चली? तो 17 दिन तक। 17 डेज वॉर भी कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है? 17 डेज वॉर। इसको 17 डेज वॉर भी कहा जाता है। तो 17 दिन तक जो सी है ये 1965 की जंग चली और 23 सितंबर तक ये जंग रही। और उसके बाद जोन सा है पाकिस्तान जोन सा है, इसके अंदर फिर पाकिस्तान और इंडिया ने मुआहिदा कर लिया और दोनों फौजें पीछे पीछे हट गई। और इस जंग के अंदर काफी सारे जोन से हैं आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जो सियालकोट वाली साइड पे हैं, जो सियालकोट में एक जंग हुई थी, उसको कहते हैं बैटल ऑफ चविंदा। जी जी। फेल मतलब इस तरह से कि इसका जो फेल, उस लिहाज से आप समझ ले कि जो इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने कश्मीर में जाकर वहां लेट्स सपोज अगर कब्जा करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव जब आपका, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया हो और आप वो उस ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं हासिल ना कर पाओ, तो वो आपका मिशन फिर जो है उसको फेल ही तस्वर किया जाता है। ठीक हो गया? अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर एक टैंक, इसी जंग के दौरान एक वॉर हुई थी, टैंक वॉर। टैंक की सबसे बड़ी वॉर जिसे कहा जाता है टैंकों की, वो उसे कहते हैं बैटल ऑफ चविंदा। बैटल ऑफ चविंदा, बैटल ऑफ चविंदा ये कहां हुई थी? सियालकोट के अंदर। तो ये पूछा जाता है बैटल ऑफ चविंदा जो सी है ये कौन सी जंग के दौरान हुई थी? तो 1965 की जंग के दौरान, 1965 की जंग के दौरान ये आपकी बैटल ऑफ चविंदा हुई थी, जिसको टैंक वॉर भी कहा जाता है। ठीक हो गया? और दूसरी चीज, अब इस वक्त 1965 में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? अब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? अयूब खान। अयूब खान। FM फॉरेन मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का? जुल्फी भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, जुल्फिकार
भुट्टो, जुल्फकार भुट्टो ने 1963 के अंदर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे, ठीक है, 34 या 35 साल की एज में, पाकिस्तान के यंगेस्ट आई थिंक उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे। कल या परसों बिलावल साहब भी हल्फ उठा लेंगे। तो फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जुल्फकार भुट्टो 1963 के अंदर ये बने थे। और जंग के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फकार भुट्टो। और C&C कौन था? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ इस जंग के दौरान था जनरल मूसा खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग अयूब खान लगाते हैं। कमांडर इन चीफ कौन था 1965 की जंग के वक्त? कमांडर इन चीफ था 1965 की जंग के वक्त जनरल मूसा खान। जनरल मूसा खान जौन सा है वो इस जंग के दौरान जौन सा है वो जौन सा है क्या था, वो जनरल मूसा खान जौन सा है वो पाकिस्तान का 1965 की जंग के अंदर जौन सा ये था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक हो गया। और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो इस जंग के दौरान था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उसका क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जौन सा है। बस 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट, ये अयूब का इरा खत्म कर दूं बस। ये 2-3 चीजें बस रह गई, ठीक है। याहिया खान को फिर बाद में देख लेंगे, अयूब का इरा तक कर दो। लाल बहादुर शास्त्री कौन है? वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। और फिर ये जंग कैसे खत्म हुई? ताशकंद मुआहिदा हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त अयूब खान प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कोई भी नहीं था पाकिस्तान का, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है। तो सिर्फ अयूब खान थे। तो ताशकंद एग्रीमेंट होता है 10 जनवरी 1966 के अंदर मुआहिदा ताशकंद होता है। ताशकंद जौन सा है हमने देखा था आपका उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, उस वक्त ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। और इस वक्त ये क्या कहते हैं आपका 10 जनवरी 1966 के अंदर ये हुआ। और इसमें दोनों मुल्कों ने जो एक दूसरों की जमीन पे कब्जा किया हुआ था वो कब्जा वापस हो गया। वो कब्जा जौन सा है वो वापस हो गया। और इसमें क्या कहते हैं ताशकंद मुआहिदे के अंदर कौन कौन थे? वही अयूब खान, अयूब गया था, भुट्टो साहब थे पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से कौन थे? लाल बहादुर जौन से वहां गए थे। और इसी मुआहिदे के दौरान क्या हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनको हार्ट अटैक हुआ और लाल बहादुर शास्त्री डाइड ड्यूरिंग एग्रीमेंट। इस मुआहिदे के दौरान ही क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो ताशकंद के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। वो अपने खाल के हकीकी से जाकर मिल गए, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जो कि ताशकंद मुआहिदे के दौरान हार्ट अटैक से, या वो किस वजह से डेथ हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री थे। और किस वजह से उनकी डेथ हुई थी? उनकी हार्ट अटैक की वजह से शिमला कह रहा हूँ, सॉरी, ताशकंद मुआहिदे के अंदर उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। उसके बाद जो जुल्फी भुट्टो साहब थे, जुल्फी भुट्टो जो उनसे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो उनसे हैं, इनको जो सा है, इनके ऊपर बुक है जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त बुक है, स्टानले वुलपट की, साथ लिख लो, जनरल नॉलेज का सवाल है। बल्कि ये पूछा भी जाता है, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान किसकी बुक है? जुल्फकार अली भुट्टो पे लिखी है स्टैनले वॉलपट, ठीक है, PERT, वॉलपट। बड़ी अच्छी किताब है इनकी बायोग्राफी जुल्फकार अली भुट्टो की, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो स्टैनले वॉलपट साहब की ये किताब है जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। और स्टैनले वॉलपट की जिना साहब के ऊपर भी किताब है, जिना ऑफ पाकिस्तान, जिना ऑफ पाकिस्तान, जिना ऑफ पाकिस्तान ही, जिना ऑफ पाकिस्तान भी है इनकी किताब, ठीक है। जिना ऑफ पाकिस्तान, जिना ऑफ पाकिस्तान ही है मेरे ख्याल में। हाँ, जिना ऑफ पाकिस्तान ही है किताब, स्टैनले वोलपट साहब की। सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी मानी जाती है कायदे आजम के ऊपर कोई किताब, कायदे आजम के ऊपर कोई ऑथेंटिक किताब मानी जाती है तो वो ये है, जिना ऑफ पाकिस्तान। बहुत जबरदस्त बुक है, अगर किसी का दिल करे तो पढ़ ले। अच्छा जी, तो भुट्टो साहब, जुल्फी भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, आए, उन्होंने कहा, उन्होंने एक खत लहराया करते थे। आजकल भी खतों का जमाना चल रहा है, वो खत लहराए जाते हैं। तो उस जमाने में भी खत लहराया जाता था कि ये एक मेरे पास खत है और मेरे पास कुछ राज हैं जो कि मैं बता दूंगा कि ताशकंद के अंदर किस तरह पाकिस्तान को बेचा गया। तो फिर क्या हुआ, भुट्टो साहब ने इस वाकया से ताशकंद मुआहिदे को एक्सप्लॉइट किया और फिर क्या किया, भुट्टो साहब ने रिजाइन कर दिया फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे से और 1967 के अंदर PPP की बुनियाद रख दी। PPP फाउंडेड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। PPP का क्या मतलब है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी तो उस वक्त उसका इंतखाबी निशान क्या था? तलवार। उसका इंतखाबी निशान तलवार था, और बाद में फिर ये तीर हो गया, ठीक है, बिजा तीर। तो तीर जो सा है बाद में हो गया, उससे पहले तलवार था। और 1967 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जुल्फिकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी थी। और फिर क्या हुआ 1969, अब 67, और इसी दौर के अंदर अब अयूब खान के खिलाफ एहतजाज हो जाएगा। उनके खिलाफ लोग एहतजाज पे निकलेंगे, उनके खिलाफ मुल्क में नारे लगेंगे, ऐसे डैश 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 बहुत बुरे बुरे नारे लगते रहे हैं अयूब खान के खिलाफ। लोगों ने एहतजाज किया, मुल्क के हालात खराब थे। और इसी दौरान क्या होगा, इसी दौरान के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान, उनके ऊपर एक साजिश का इल्जाम लगेगा जिसे कहते हैं अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, अगरतला साजिश केस। ये 1968 से 69 तक ये साजिश चली। अगरतला क्या है? ये बॉर्डर के साथ इंडिया का एक एरिया है, ये सिटी है इंडिया के अंदर। अगरतला क्या है? सिटी है इंडिया का एक सिटी है। तो शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, उनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि वो अगरतला में गए हैं और इंडिया के लोगों से मिले हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। तो ये पूछा जाता है कि अगरतला साजिश केस किसके साथ मुंसलिक है? तो शेख मुजीबुर रहमान जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे, उनसे साथ ये मुंसलिक है। और ये इंडिया में उनके ऊपर इल्जाम था कि वो इंडिया में मिले हैं, और जिसकी वजह से इनको क्या किया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो अयूब खान के खिलाफ जो वो क्या कहते हैं एहतजाज हो रहा था वो और सख्त हो गया, एहतजाज बहुत ज्यादा सख्त होता गया। फिर क्या हुआ, फिर आखिरकार ये हुआ कि जो भुट्टो क्या कहते हैं अयूब खान साहब थे, अयूब खान साहब ने याहिया को कहा, जनरल याहिया खान को कहा कि भाई आप आ जाओ और आप मुल्क का इक़्तिदार संभाल लो, और मैं जो सा है ये नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेट है 25 मार्च 1969 को अयूब खान रिजाइंड। इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, अयूब खान साहब ने रिजाइन कर दिया। और 25 मार्च को क्या हुआ, 25 मार्च को ही याहिया खान मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क का, मार्शल लॉ लग गया। कौन सा मार्शल लॉ? सेकंड मार्शल लॉ। 25 मार्च 1969 को मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर लग गया, और याहिया खान जो हैं इस मुल्क के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, इस मुल्क के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। और उसके बाद उन्होंने 26 मार्च को इस मुल्क के प्रेसिडेंट का भी हल्फ उठा लिया। 26 मार्च को याहिया खान इस मुल्क के प्रेसिडेंट भी बन गए, ठीक है। 26 मार्च को याहिया खान इस मुल्क के प्रेसिडेंट भी बन गए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब याहिया खान साहब आएंगे। याहिया खान साहब जो हैं वो इलेक्शन करवाएंगे LFO के तहत, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है 2 टुकड़े होगा, फिर भुट्टो साहब आएंगे, और वो फिर सारी चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ तक मुझे बताओ कोई मसला मसाइल हो। याहिया खान तक किसी को कोई मसला हो? अच्छा, याहिया खान तक का मुझे एक सवाल सिर्फ बता दो। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, दिमाग कान सब कुछ खोल कर सुनो और मुझे आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम बताओ मुझे। सिकंदर मिर्जा। अब मुझे बताओ फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था? अयूब खान, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अयूब खान। ये अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो पाकिस्तान का इलेक्टेड पहला प्रेसिडेंट कौन है? अयूब खान है। जैसे भी इलेक्ट हुआ बेसिक डेमोक्रेसी के तहत हुआ, लेकिन इलेक्ट था। अयूब जो सिकंदर मिर्जा था वो तो गवर्नर जनरल था,
वो तो एक ओहदा जो था किसी को भी गवर्नर जनरल दिया जा सकता है, तो वो तो गवर्नर जनरल से तब्दील होकर पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट बना, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं था, वो इलेक्टेड नहीं था, वो क्या था, सिलेक्टेड था। वो क्या था, सिलेक्टेड था। तो सिकंदर मिर्जा क्या था, सिलेक्टेड प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का। इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का, अयूब खान। तो ये एक जो सा है आपने छोटा सा इसमें इसको याद रखना है, ठीक हो गया। 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट जोन सा है उसको इन्फोर्स किया गया था। 1 यूनिट जोन सा है, 1 यूनिट को 1955 के अंदर 14 अक्टूबर को उसको इन्फोर्स कर दिया गया था कि 2 यूनिट बन गए थे। जी 26 मार्च 1969 को प्रेसिडेंट बन गए थे यहिया खान। अच्छा जी, अब देखो, अब हमने पढ़नी है कल कॉन्स्टिट्यूशन। कल आपने दोपहर को पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन और रात को भी पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन से 2 कदम के फासले पर हैं। हम अभी कहाँ हैं, अब हम अभी घूम रहे हैं 1969 के अंदर, ठीक हो गया। हम 1969 के अंदर जो सा है हम अभी घूम रहे हैं, और हमने जाना कहाँ है, 1973 तक जाना है। तो 1973 जो सा है, 1973 तक जाने के लिए जो 4 साल का सफर है, 4 साल का सफर, ये अभी थोड़ी देर के अंदर आप लोग रात को बैठ के खुद तय करोगे। आप लोगों को 10 15 या 20 मिनट का वो लेक्चर होगा, वो फिर मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि आप लोगों की अभी बस हो चुकी है। तो वो आप जो सा लेक्चर है वो आप लोग थोड़ी देर में अपलोड होगा। तो आप क्या करोगे, आप उसको रात को बैठ के करके आओगे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तक। तो कल फिर हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह 1973 का जो आइन है उसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम दोबारा 1973 से आगे जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ज्यादा नहीं होगा, कितने मैं बता देता हूँ इवेंट्स क्या है बीच में। LFO आएगा, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क के तहत इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली और मुजीबुर रहमान को कितनी सीटें मिली, ये चीजें आनी है बीच में। फिर उसके बाद जी पाकिस्तान ने वहां ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो जाएगा, जंग हो जाएगी। जंग के बाद जो सा है पाकिस्तान 2 टुकड़े हो जाएगा, और फिर भुट्टो साहब आ जाएंगे, और भुट्टो साहब जो सा है वो क्या करेंगे, भुट्टो साहब आते ही क्या करेंगे, आइन बना देंगे। तो ये कुछ ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे, 10 या 15 मिनट, इतने इससे बड़ा लेक्चर नहीं, ठीक है। जी जी बिल्कुल। बाकी भी तो सारे लेक्चर आपको सुबह ही मिलते हैं यार, हद करते हो। एक लेक्चर लेट क्या होता है आप लोग ना। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी मैंने बताया है, नजरिया जरूरत, नजरिया जरूरत होता है। वो कल के लेक्चर में ना कोई इशू था, कल के लेक्चर के अंदर कोई इशू था, तो जिसकी वजह से फिर मैंने रात आप लोगों को यूट्यूब पे दे दिया था। लेकिन इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा, अगर आया तो फिर उसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी वो नहीं आएगा इशू, ठीक है। बाकी भी क्या कहते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी जो सा है मेरे ख्याल में जरूरत वैसे नहीं, जो स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर ले रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग की वैसे भी जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है वो देख लेंगे, उनका कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर होगा, ठीक है। तो बाकी मैं फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कल। फिर इंशाल्लाह 1973 का जो आइन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे।